तो आज बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत चीज़ें आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी कि आखिर ये बाइक आपके लिए कितनी वर्थ इट है, लेना आपके लिए सही है कि नहीं है। टूरिंग के पर्पज़ के लिए आप सोच रहे हो तो क्या ये बाइक आपके लिए सही है कि नहीं। यदि हम जो मेरी बाइक होगी या तो स्क्रैम्बलर कैटेगरी की होगी, स्क्रैम जिसमें कम से कम 150 mm का सस्पेंशन हो। हिमालयन लेने का विचार था, हिमालयन ऑलमोस्ट मैंने बुक भी करा दी थी, बट हाँ पता है मेरे को। मेरे साथ हुआ ये कि इतनी परेशानी आई है इस बाइक को लेके कि सबसे पहले सबसे बड़ा दुख जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड सर्विस के टाइम में 5000 किलोमीटर में मेरे बाइक का इंजन खुल गया। हाँ, आपकी बाइक का इंजन खुल गया। बताओ मतलब कितना बड़ा पेन है एक उसके लिए जिसने एक बाइक ली है। बाइक एक पैशन है। अगर आप बाइक में कंफर्टेबल हैं तभी आप उसको लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं मत लीजिए। लोग सोचते हैं ले लद्दाख जाएंगे, वो आपकी प्लेटिना भी जा सकती है, आपकी स्कूटी भी जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट आप में करेज कितना है, आपको कितना मन है वहाँ जाने का। हाँ, आपके अंदर मोटिवेशन, हिम्मत कितनी है जाने की। बहुत सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं कि रॉयल एनफील्ड जाएगी, कोई भी टू व्हीलर वहाँ पे जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जाना चाहते हो, आप में वो करेज है। पुनीत साहब ये बताइए कि होंडा CB350 या मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, इसके जो ट्रू कॉम्पिटिटर है जो बिल्कुल आसपास है वो है होंडा की बाइक हाइनेस हो गया, CB350 हो गया। लोग इसी में आपस में बहुत कंपैरिजन करते रहते हैं। तो आपने लेने से पहले क्या उसको देखा था, चलाया था, या कुछ दोस्तों से राय ली थी, या कुछ अपनी स्टडी करी थी, डायरेक्ट बस आपको देखा और ये पसंद आ गई बस ले ली, जैसे अधिकतर होता है रॉयल एनफील्ड के साथ में। देखिए हर एक आदमी की अपनी चेकलिस्ट होती है लेते वक्त। तो क्या इस बाइक को आप रखना चाहोगे आगे, मतलब कितने दिन और रखने की सोच रहे हो, कुछ नया लेना का विचार है तो क्या नए का विचार है। अपना हाईवे परफॉर्मेंस के लिए कितना नंबर आप इसमें दोगे 10 में से, मतलब जब जब आप चलाते हो तब तक अंदर से खलता है ना वो चीज़ कि इसमें इजीली 100-110 वाली पावर होनी चाहिए। मैं इसमें हाईवे में इसको 7 नंबर दूंगा, क्योंकि जितने हमारे नॉर्मल हाईवे हैं उसे हम 100 तक वो हमें अलाउ करते हैं चलाने के लिए। तो मैं इसे 7 नंबर दूंगा। और 3 नंबर काटने के इस वजह से हैं। जो पहला पॉइंट है इसकी ब्रेकिंग। हाईवे पे अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे तो ये वो मोटरसाइकिल नहीं है जो आपको इमरजेंसी ब्रेक दे पाएगी। हाँ, सडन एकदम कुछ सडन ब्रेक इसमें नहीं लगती है। एक और सवाल बड़ा गहरा कि क्या ये एक्चुअल में आपको टूरिंग मशीन लगती है। इतनी बार आप इसमें टूरिंग करने गए हैं, आपने इससे पहले बाइक भी कई चलाई हैं, आप इवन दोस्तों की भी कई बाइक मैंने देखी हैं, 1-2 बार आपने राइड करी थी, वो हार्ले वगैरह की थी। तो एक्चुअल में लगती है कि जितने पैसे लगे हैं इसमें वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। देखिए अगर मैं पैसों की बात करूं तो मुझे लगता है कि 36,000 किलोमीटर चला दिया है। 50-50% है, सेटिस्फाइड 50% अनसेटिस्फाइड, कुछ कह लो हमारी कमियां हैं जो ज़्यादा उम्मीद सोच के ले लिया। जो बाइक का कैरेक्टर है, क्रूज़र बाइक है, क्रूज़र बाइक के हिसाब से सस्पेंशन में 90 mm ट्रैवल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो मेरी सीख मिली है कि यदि भारत में ट्रैवल करना है तो सॉकर जो हो ना, एटलीस्ट वो 150 mm का ट्रैवल होना चाहिए उसमें, क्योंकि जिस हिसाब से रास्ते हैं कभी भी कोई भी सिनेरियो आ सकता है। एटलीस्ट यदि कंफर्ट चाहिए, बाइक में घूमना है, बाइक में घूमना एक वैसे ही पेन है। और मार्ग तो बहुत खराब है ये रास्ता भाई। रास्ता का नाम ही क्यों दिया है रास्तों का। जब भी मैं कहता हूँ भाई कि एटलीस्ट जो आपकी बाइक है ना उसका सस्पेंशन ट्रैवल 150 mm होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब ऐसे ख़राब रास्ते आते हैं ना तो ये पूरी स्प्रिंग ना दब लेती है भट भट आपस में। ठीक है, जब ये आरी वाली जिसमें 90 mm का ट्रैवल है, मेटियोर या सुपर मेटियोर जिनमें, तो वो स्टिफ रखते हैं सस्पेंशन कि आसानी से दबे ना। वो ज़्यादा दबेंगे मतलब आपस में टकराएंगे तो चेचिस पे असर पड़ेगा। चेचिस में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जो राइडर या पिलियन है तो उसके भी वो जर्क पूरा लगेगा। आपका क्या राय है इसके कंफर्ट के लिए। देखिए इस ऑल अबाउट कंफर्ट में देखिए दोनों चीज़ें आप कवर करिएगा। एक तो सिटिंग कंफर्ट तो है ही है, वो सबको पता है कि इसकी बहुत अच्छी है सिटिंग कंफर्ट। इसका सस्पेंशन के बारे में बताइए, ओवरऑल आप अपना फीडबैक दीजिए। देखिए इस ऑल अबाउट योर सिटिंग पोस्चर कि आप इसमें कैसे बैठते हैं और कैसे नहीं है। मेरी ये जो मोटरसाइकिल है इसमें सिर्फ और सिर्फ सीट कवर चढ़ा है। किसी भी तरह की कोई ट्यूरिंग सीट नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं इसमें।
और मैं इसमें अब तक 2 बार जयपुर, 2 बार देहरादून, 1 बार ऋषिकेश और कई बार हरिद्वार जा चुका हूँ। ये काफी सरप्राइज वाली बात है कि इसके अंदर अभी तक इसका कोई ऑयल लीकेज नहीं हुआ है, ना ही मैंने इसमें ऑयल फिल कराया है। उसका रीजन ये है कि मैं इसे कच्चे रास्तों पे लेके नहीं जाता, किसी भी तरह से कैसे भी मैं इसे गड्ढों से बचा के ही चलता हूँ। तो आपने मेरे को कहा था कि मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो वो बाइक की वजह से ही होना शुरू हुआ था? देखिए मेरे हिसाब से इसमें वियर एंड टियर ज्यादा लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपकी सेंस में बात कर रहे हैं? मतलब आपने टूरिंग थोड़ा इसमें कम करी, मैंने इसमें टूरिंग थोड़ी ज़्यादा करी। बिल्कुल। मेरी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए मैं कई बार सोचता हूँ मतलब अपनी बाइक्स जो बनाती है 350 सेगमेंट, फिर इसको टूरिंग कह के क्यों बेचा जाता है? मेरा कहने मतलब ये, यदि कोई एक्चुअल में कोई राइडर जो भाई उस बाइक को लेके एक्चुअल में टूरिंग प्रैक्टिस में आ जाए कि भाई टूरिंग करनी है, तो कहानी पूरी बदल जाती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि आपको इस बाइक में कितनी कमियां लगती हैं। तो नीचे कि मेरे जो बाइक में जो पार्ट चेंज हुआ है, मैं आपको गिनती बताता हूँ। थ्रॉटल बॉडी चेंज हो गया, हाँ। मिसिंग मार रही थी, 20,000 किलोमीटर बताया था ना। उसके बाद में कैटालिटिक कन्वर्टर साइलेंसर के बीच में जो होता है महंगा पार्ट, वो भी जाली फट गई थी, घर घर का आवाज़ कर रही थी। आगे वाले सॉकर में कम से कम 3 बार लीकेज हो चुकी है, ठीक है, फ्रंट में तो ऑयल चेंज हो चुका है। पीछे वाला सॉकर होता है, इतनी अनरिलायबल वाली चीज़ें हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि भाई हमने एक बाइक ली और 2-2.5-3 लाख रुपए इनमें से एक भी चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ 10,000 किलोमीटर का फर्क है। आपकी 36,000 किलोमीटर चली और मेरी 26,000। और ऐसा भी नहीं कि लेकिन आप अकेले जाते हो, मैं पिलियन जाता हूँ। हाँ देखो, मतलब एज अ पिलियन 200 किलो की गाड़ी के ऊपर क्या 200 किलो का वजन सहने के कैपेबल नहीं है क्या बाइक? नहीं, सवाल देखो बनता है। लोग स्प्लेंडर में 3-3 लोग बैठ के निकलते हैं। देखो चलने को तो स्प्लेंडर में लोग 4 भी चल जाते हैं, बात उस चीज। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जो शायद लोगों को नहीं पता। लो टॉर्क में गाड़ी चलाना, ये 5वें गियर में भी 50 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे गियर को डाउन करना नहीं कहती। तो दिल्ली के ट्रैफिक के लिए ये मेरे लिए सुपर्ब थी। जब चल रहा था तो मैं दिखाऊंगा एक क्लिप, ऐसी खड़ी चढ़ाई है बद्रीनाथ की, और ऐसे खड़ी चढ़ाई में आगे ट्रैफिक रुक गया और मैं सरक रहा हूँ, पीछे गाड़ी सरक रही है, तो मैंने फर्स्ट गियर में डाल के बंद कर दिया और वो चलना शुरू हुई। मैंने इंजन स्टार्ट किया, सडन थ्रॉटल दिया, बढ़ गई बाइक एकदम आगे। क्या मतलब प्राउड फील होता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये हाल था जो रात में मना कर दिया था। सही किया था भाई। ये नीडफुल है कि आपका इंजन ऐसा हो जो आपको लोकल में रुलाए ना, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, बाइक लेना बहुत आसान है सिर्फ उसकी ईएमआई को देख के, लेकिन उसके ईएमआई के साथ साथ उतनी एक ईएमआई और बना के रखो, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसका फ्यूल का ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है। जो 150-200 सीसी की और बाइक्स हैं जैसे मार्केट में, जो थोड़े स्पोर्ट्स कैटेगरी टाइप की हैं, तो वो तो इससे कम ही माइलेज देती हैं यदि उन्हें 80-90 भगाओ तो। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस ऑल अबाउट कि आप इसको कैसे टेक केयर रखते हैं। पीछे वाला टायर मैंने लगवाया, एक बड़ी गलती करी थी मैंने, जो आप लोग करने से बच सकते हो। एक आपके लिए बोनस टिप है, यदि आप बाइक ले रहे हो तो अपने पैसे बचाने के चक्कर में ये बेसिक चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कि देखिए, जब 2 साल पहले ऑप्शंस कम थे मार्केट में, तब तो आप ये मान के चलें पहले 6 महीने सब लोगों ने इसको 2 बार पलट के देखा है। और पहले हफ्ते तो जब नई मोटरसाइकिल होती है, एक अलग ही अपना उसका रंग रूप होता है। तो पहले हफ्ते तो जिस रेड लाइट पे मैं रुकता था, वहाँ पे 4 जनों ने मुझसे पूछ लेते थे कि कौन सी मोटरसाइकिल है, कितने की ली और कैसी है चलने में। तो इसका रोड प्रेजेंस तो वाकई में बहुत ही शानदार है। हाँ, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? मतलब पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल और चीज़ें, फिट एंड फिनिश, रस्टिंग वगैरह का कुछ इशू तो नहीं लगा? ये सारी चीज़ें, मतलब होता ना कि हमने 2 साल बाइक रखी, हमें कहाँ से वीक पॉइंट नज़र आने लगे। देखिए, कॉस्ट कटिंग तो आज के टाइम में हर कंपनी कर रही है, चाहे वो कोई कार मैन्युफैक्चर हो, चाहे कोई बाइक मैन्युफैक्चर हो। मेरी पहली मोटरसाइकिल प्लेटिना थी। आज जो उसका एसएस जो उस मोटरसाइकिल में यूज हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई जंग की शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे रॉयल एनफील्ड के इस प्रोडक्ट में जंग पहले हफ्ते ही आ गया था। तो हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। तो आज की मैं इस वीडियो में आपके सामने 2 मीटियोर 350 के राइड रिव्यू लाया हूँ।
एक तो मेरी वाली बाइक रहेगी ये मीटियोर 350, और साथ में एक बाइक और अपने साथ जुड़ चुकी है जो हैं अपने मिस्टर पुनीत चावला वकील साहब। आइए, कैसे हैं सर? हेलो गाइस। तो आज हम दो बाइक्स के इन डेप्थ रिव्यू देंगे आपको। एक तो सेम डेट में हमने खरीदी है बाइक, लगभग 2 साल पहले। तो एक एक करके आपको पूरी A to Z जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत चीज़ें आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी कि आखिर ये बाइक आपके लिए कितनी वर्थ इट है, लेना आपके लिए सही है कि नहीं है। टूरिंग के पर्पज़ के लिए आप सोच रहे हो तो क्या ये बाइक आपके लिए सही है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वकील साहब कि क्या ये आपने पहली बाइक है ये आपकी, कि इससे पहले आपने कौन कौन सी बाइक चलाई है और कितना आपका एक्सपीरियंस रहा है बाइकिंग के रिलेटेड? ये मेरी चौथी मोटरसाइकिल है। अगर मैं बाइक के पर्पस पे बात करूं, मेरी पहली मोटरसाइकिल थी प्लेटिना 2006 नवंबर में जो ली थी, और वो आज भी मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। जो लगभग मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। उसके बाद 2013 में मैंने ली थी अपाचे RTR, और 2019 में ली थी मैंने एक स्कूटी, और 2022 में मैंने ली है आपकी रॉयल एनफील्ड मीटियोर। तो सर वालों के जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है पुनीत जी, कोई बात तो आप नहीं। तैयार है ना बिल्कुल, एक सवालों के जवाब देने के लिए? तो मेरा इससे अगला सवाल ये है कि जब आप ये बाइक कंसीडर कर रहे थे तो इससे पहले आपने मार्केट में और भी बाइक्स नहीं देखी? होंडा CB 350 या मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं इसके, जो ट्रू कॉम्पिटिटर है जो बिल्कुल आसपास है वो है होंडा की बाइक हाइनेस हो गया, CB 350 हो गया। लोग इसी में आपस में बहुत कंपैरिजन करते रहते हैं। तो आपने लेने से पहले क्या उसको देखा था, चलाया था, या कुछ दोस्तों से राय ली थी, या कुछ अपनी स्टडी करी थी, डायरेक्ट बस आपको देखा और ये पसंद आ गई बस ले ली, जैसे अधिकतर होता है रॉयल एनफील्ड के साथ में? देखिए, हर एक आदमी की अपनी चेकलिस्ट होती है लेते वक्त। उसे कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी लगनी है, किसी को लुक्स पसंद करते हैं, किसी को आपका एवरेज मैटर करती है, और किसी के लिए मैटर करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने इस बाइक राइड को तकरीबन 15 किलोमीटर जब फर्स्ट डे चलाया था, तो मेरे जो चेकलिस्ट थी कि एक तो वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2018-19 तक जो भी रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स आते थे लाइक थंडरबर्ड, वो वाइब्रेट करते थे 80 की स्पीड पे जाकर। हाँ, यूसी इंजन थे पुराने वाले। तो इसमें वो वाइब्रेशन नहीं थी, जो मेरा पहला चेकलिस्ट था। दूसरा कंफर्ट, कि ये कंफर्ट इतनी अच्छी थी कि 60 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जो मेरी राइड थी, टेस्ट राइड थी, आने जाना 30 किलोमीटर, उसमें मुझे सबसे बहुत ज्यादा कंफर्ट फील हुआ। अच्छा। तीसरा था इसका लो टॉर्क में गाड़ी चलाना। ये 5वें गियर में भी 50 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे गियर को डाउन करना नहीं कहती। तो दिल्ली के ट्रैफिक के लिए ये मेरे लिए सुपर्ब थी। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। जो अब तक इनका जो सिक्का चल रहा है मार्केट में इस रेंज के अंदर, कि आखिर 350 सेगमेंट यदि कोई ले रहा है तो वो अधिकतर लेते हैं कि चलो यार हमारे डे टू डे काम होंगे, थोड़ा बहुत हम टूरिंग ही कर लेंगे। और ट्रैफिक पर्पस बाइक, मतलब ये एक ऐसी बाइक है जो ऑलमोस्ट सारी नीड को फुलफिल करता है। यदि कोई प्रोफेशनल टाइप का नहीं है तो सारी नीड फुलफिल करेगा। मैंने होंडा 350 भी चलाई थी, जावा भी टेस्ट राइड ली थी, और यज़दी भी ली थी, बट उन तीनों में वो बुलेट वाला आपका फील नहीं था, क्योंकि इस लाइक का बाइक जो 350 सीसी में आ रहा है उसका पिकअप अच्छा था, नो डाउट, बट वो मजा नहीं था जो एक बुलेट का होता है। अगर आप बुलेट के शौकीन हैं, आपको पता है रॉयल एनफील्ड क्या चीज है, तो वो इट्स अ ड्रीम बाइक फॉर एवरीवन, फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे हर चीज में ये बेटर लगी, तो आई गो फॉर दिस वन। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने कितनी चला ली अभी तक? ये अब तक चल चुकी है अराउंड 26,590। जो सबसे मेन सवाल है कि आखिर आपका परचेज करने का ये मेन उद्देश्य क्या था? कि दिमाग में थोड़ा सा भी था कि मेरे को सिर्फ टूरिंग करनी है, या थोड़ा पहाड़ों में घूमना है, कि सिर्फ ये था कि मेरे को एक बाइक चाहिए जो उस टाइम ही आपकी नीड थी तो आपने ले लिया? मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि मेरे को एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल चाहिए थी, बुलेट चाहिए थी, जो मैं पिछले 5 सालों से देख रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी मैंने बुलेट देखी थी वो वाइब्रेट कर रही थी। उसके बाद जैसे कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर जो ये वेटिंग था थोड़ा सा और बढ़ गया। बट कोविड 2022 में जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी, तब ये मुझे ये बाइक रोड पे दिखी, और ये दिखते ही पहली नज़र में मुझे समझ में आ गई कि हाँ, ये बहुत अच्छी बाइक है, बुलेट है जिसको मैं देख रहा था। उसके बाद इसका जो टेस्ट राइड थी वो बहुत अच्छी रही। तो मेरे पास, जैसे मैंने बताया, मेरे पास 3 मोटरसाइकिल और भी, एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल। तो मेरे को कोई टूरिंग के लिए पर्पस के लिए नहीं चाहिए था, मेरे को बस एक बुलेट चाहिए थी। बट जैसा होता है कि जब चीज आपके घर पे होती है तो आप उसे टूरिंग भी करते हो। तो जब से ये आई है तो मैं इससे कई राइड टूर कर भी चुका हूँ। अच्छा, एक ये सबसे मेन बात कि आखिर एक बात बताएंगे आप हमारे दर्शक को कि आखिर कितने समय से आप बाइक राइड कर रहे हैं, किस समय से, कितना आपने लगभग चलाया है? देखिए, मैं अगर आपको बोलूं
मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए। मेरा जो पहला स्कूटर था मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, जबकि मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि बिफोर 18 आपको स्कूटर चलाना चाहिए, किसी भी तरह का टू व्हीलर चलाना चाहिए, बट मेरे पिताजी ने मेरे को सबसे पहले टू व्हीलर सिखाया था। और जैसे ही मैं 18+ हुआ, सबसे पहले मैंने अपना लाइसेंस लिया और मैंने सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल ली। तो वो बात है 2006 नवंबर की, जब मैंने सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल ली। और उसके बाद 2013 में मैंने एक अपाचे ली, 2019 में मैंने एक जुपिटर ली और 2022 में मैंने ये लिया। तो लगभग मेरे हिसाब से शायद आपने इतना जो चलाया तो 2.5-3 लाख किलोमीटर तो चला ही दिया होगा। आप कह सकते हो शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि मेरी जो पहली मोटरसाइकिल थी प्लेटिना, वो लगभग मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चलाई है। अच्छा, हाँ जी। कुछ दिक्कत नहीं थी उसमें? वो मैंने आज तक अपने पास रखी है संभाल कर। इंजन नहीं खुला आज तक उसका? आज तक उसका इंजन नहीं खुला है। अरे वाह। एक अच्छी बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल से प्यार करेंगे तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। कारण जैसे कि हर 1500 किलोमीटर के बाद एक प्लेटिना की सर्विस या एक जो 100 सीसी मोटरसाइकिल होती है उनकी सर्विस हो जानी चाहिए। तो मैंने उसकी हर सर्विस अपने 1.5 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर कराई है, चाहे वो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चली हो नहीं चली हो। इसलिए वो एज इट इज नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आज तक मैंने उसका क्लच का भी काम नहीं कराया, क्योंकि वो मैंने आज तक कभी अपनी मोटरसाइकिल किसी को भी नहीं दी, इवन मैंने अपने ब्रदर को भी नहीं दी चलाने के लिए। और 1.5 लाख किलोमीटर में प्लेटिना में क्लच प्लेट भी नहीं गई आज तक? क्लच प्लेट भी नहीं गई आज तक। बहुत बड़ी बात है। मेरी अब तक 4 मोटरसाइकिल, चौथी मोटरसाइकिल ये है और 3 गाड़ियां मैं रख चुका हूँ। आज तक कभी किसी गाड़ी में किसी तरह का कोई इंजन का काम, क्लच का काम नहीं हुआ है। बस सर्विस हमेशा टाइम टू टाइम करवाई है। बहुत बढ़िया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर आपने इसको 2 साल चलाया जी, अप्रॉक्स 27,000 किलोमीटर चला दिया जी, कितना खुश हैं आप इससे? आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि जो मेरी चेकलिस्ट थी उसके अंदर ये सारी चीजें एक बार भी धोखा नहीं दिया है इसने मेरे को, किसी भी जगह कैसे भी। एक छोटी सी कमी अब जो लगती है वो ये है कि जब हम इसको 100+ जो हाईवे अब हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं, जहाँ पे हम अपनी मोटरसाइकिल को 120 के आसपास लेके जा सकते हैं, वहाँ ये थोड़ा सा मायूस करती है। हाँ। वैसे तो इसे आप डे टू डे दिल्ली ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, बट अगर जब इसे हाईवे पे लेके जाएंगे तो जब इसे आप 100+ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक फील होगा कि इसमें एक छठा गियर होना चाहिए था। या 100+ की 80+? मेरे को तो 80+ के ही बात फील आता है। मैं ये बोलूंगा जब ये गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, लगभग 100 किलोमीटर चल जाती है, 100 किलोमीटर आप इसे एक बार में चला लेंगे तो उसका इंजन जितना गर्म हो जाता है तो 80 to 90 ऑटोमेटिक अपने आप चल जाती है, तब आपको फील नहीं होगा। 90 के बाद थोड़ा सा फील होगा और 100 के बाद आपको लगता है कि यार आई विश कि जिसमें छठा गियर हो, क्योंकि बार बार आपका पाँव छठा गियर को तलाशता है। हाँ, वो तो बार बार वो इंजन का स्ट्रेस फील होता है। हाँ। तो ओवरऑल मतलब यदि कहें तो सेटिस्फाइड काफी हद तक है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट अब मैं एक और अपने लिए मोटरसाइकिल देख रहा हूँ। अगर कोशिश रहेगी वो रॉयल एनफील्ड की रहेगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले विजिट भी करा था अच्छा एक शोरूम पर। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि कमिंग इन दिसंबर रॉयल एनफील्ड अपनी 3-4 मोटरसाइकिल और लेकर आ रही है, जिसके अंदर एक मीटियोर की तरह एक टूरिंग बाइक होगी जो आपको 450 सीसी में होगी, जो 120+ भी जा सकती है इजिली 6 गियर के साथ। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए ज्यादा सेटिस्फाइड होगी। अब 450 सीसी? 450 सीसी। हाँ, तो 450 सेगमेंट में अपने ये शेरपा इंजन चल रहा है हिमालयन वाला, तो शायद इसी सेगमेंट में कोई हो सकता है। वो क्या अपडेट देते हैं और क्या अपडेट नहीं देते हैं। जैसे 450 सीसी में हिमालय है, गोरिल्ला है। जैसे कि गोरिल्ला और हिमालय ना, हिमालयन एक ऑफरोडिंग बाइक ज्यादा है, दिल्ली के ट्रैफिक के लिए नहीं है। मैंने उसे तकरीबन 50-100 किलोमीटर चला के देखा किसी और दोस्त की मोटरसाइकिल के साथ, बट मुझे वो कंफर्ट नहीं लगा। रीजन में दिल्ली के ट्रैफिक में जब गाड़ी बम्पर टू बम्पर चलती है तो उसके अंदर बार बार पाँव को नीचे रखना वो एक टास्क हो जाता है। बाकी वो ऑफ राइडिंग है, लेकिन अब ऑफ राइडिंग भी हर किसी को समझ में नहीं आती। तो मेरे लिए एक 450 सीसी जो बुलेट चाहिए मेरे को, वो इसी टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए। और जैसा रॉयल एनफील्ड के एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि आने वाले दिसंबर महीने में एक बाइक और लॉन्च कर, एक नहीं 4 बाइक लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोटरसाइकिल। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिसको फील बुलेट का लेना है ना, रॉयल एनफील्ड का, जो एक लो एंड टॉर्क और एक दुक 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 आवाज़ और जो कैसे भी किसी भी लेवल में चढ़ जाना बाइक को, तो वो जो अगली बाइक जो आपको समझ में आएगी ना, वो 650 वाली आएगी, क्योंकि वही 2 इंजन इनके 350 और 650 जो लो एंड टॉर्क भर भर के है और पूरा प्योर बुलेट वाला फील देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर आदमी का अपना सोचने का एक तरीका होता है, हर आदमी की अपनी एक कंफर्ट होता है। तो मैंने सुपर मीटर भी चलाई है 650 सीसी वाली, और जैसा उसको मैंने चला के देखा है बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट। वो 150+ भी जाती है, लेकिन उसमें काफी कमी पेशी है। जैसे कि उसके ब्रेक शू
इसके ब्रेक शूज 300 रुपए के आते हैं, उसके 3000 रुपए के आते हैं। हाँ, सीधा तो वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ। दूसरा इसका क्लच लीवर, उसका क्लच लीवर 7000 रुपए का आता है। हाँ। तो इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्लच लीवर एंड ए ब्रेक शू। सही का। उसके बाद हमारे हाईवे जितने भी हैं वो हमें 120 प्लस जाने की अथॉरिटी नहीं देते। और फिलहाल दिल्ली एनसीआर का सिर्फ एक नोएडा लखनऊ एक्सप्रेसवे ही है जहाँ पे आप अपनी मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे 120 प्लस भगा पाएंगे कहीं पे भी, अगर हम अंडर रूल एंड रेगुलेशन की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक वो मोटरसाइकिल होनी चाहिए जो आपको 120 इजीली चला सके, अगर आपको चलाने का मन हो बस। हाँ। तो वो 450 सीसी सेगमेंट पूरा करता है। हाँ ये तो है। तो अगला सवाल मेरा ये है पुनीत जी कि अपना हाईवे परफॉर्मेंस के लिए कितना नंबर आप इसमें दोगे 10 में से? मतलब जब जब आप चलाते हो तब तक अंदर से खलता है ना वो चीज़ कि इसमें इजीली 100-110 वाली पावर होनी चाहिए। मैं इसमें हाईवे में इसको 7 नंबर दूंगा, क्योंकि जितने हमारे नॉर्मल हाईवे हैं उसे हम 100 तक वो हमें अलाउ करते हैं चलाने के लिए। तो मैं इसे 7 नंबर दूंगा। 3 नंबर काटने के इस वजह से है, जो पहला पॉइंट है इसकी ब्रेकिंग। हाईवे पे अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे तो ये वो मोटरसाइकिल नहीं है जो आपको इमरजेंसी ब्रेक दे पाएगी। हाँ, सडन एकदम कुछ सडन ब्रेक इसमें नहीं लगती है ड्यू टू सम वेरियस रीजन। तो दूसरा, अगर आप इसे कोशिश करेंगे, जैसे मैंने एक बार इसे 120 प्लस लेके गया था मैं, मेरे साथ सुपर मीटियोर, एक हार्ले डेविडसन और 2 मोटरसाइकिल और भी थी साथ में। तो इसमें एक इग्निशन का चेक इंजन का निशान आ गया था। अच्छा। तो ये उस पर्पस के लिए है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को बुलेट रखनी है तो वो एक अपने माइंड में क्लियर कर ले कि उसे 80-90-100 उसकी जो कंफर्ट बाइक है, कंफर्ट राइड होनी चाहिए, वो 80 से के आसपास ही होनी चाहिए। अगर वो तेज चलाना पसंद करते हैं तो ये फिर उनके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक में आप इससे सेटिस्फाइड हो? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। कोई दिक्कत ज्यादा गियर डाउन से कोई परेशानी नहीं आती। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जो शायद लोगों को नहीं पता। ये पहले गियर में 40 प्लस चली जाती है, दूसरे गियर में 60 प्लस चली जाती है, तीसरे गियर में 90 प्लस भी चली जाती है। तो अगर जहां आपको पिकअप की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आपको निराश नहीं करेगी। और जहां आपको इसमें ट्रैफिक है तो इसमें आप गियर डाउन करके भी एकदम से पिकअप ले सकते हैं, और बिना गियर डाउन करे भी 40 की स्पीड पे भी इसे 5वें गियर पे कंटिन्यू चला सकते हैं, जो ये आपको निराश नहीं करते। हाँ, वही लो एंड टॉर्क का बेनिफिट है। बिल्कुल ट्रैफिक में आप इसमें 10 में से? मैं 10 में से 10 नंबर 10 में से 10 देंगे। चलिए, अगला जो सवाल सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब में जो हर राइडर ने कहा है कि भाई इसका कंफर्ट की शिकायत तो बहुत लोगों ने करी है, ये तो आपको भी पता है, मैंने भी करी है। आपका क्या राय है इसके कंफर्ट के लिए? देखिए, इस ऑल अबाउट में देखिए दोनों चीज़ें आप कवर करिएगा। एक तो सिटिंग कंफर्ट तो है ही है, वो सबको पता है कि इसकी बहुत अच्छी है सिटिंग कंफर्ट। इसका सस्पेंशन के बारे में बताइए, ओवरऑल आप अपना फीडबैक दीजिए। देखिए, इस ऑल अबाउट योर सिटिंग पोस्चर कि आप इसमें कैसे बैठते हैं और कैसे नहीं है। मेरी ये जो मोटरसाइकिल है इसमें सिर्फ और सिर्फ सीट कवर चढ़ा है, किसी भी तरह की कोई ट्यूरिंग सीट नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं इसमें। और मैं इसमें अब तक 2 बार जयपुर, 2 बार देहरादून, 1 बार ऋषिकेश और कई बार हरिद्वार जा चुका हूँ। नैनीताल भी गए अभी लास्ट आप? मैं अभी रिसेंटली 1 महीना पहले नैनीताल भी होकर आया हूँ। तो नैनीताल मैंने 240 किलोमीटर चलाने के बाद सिर्फ एक ब्रेक लिया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। रही बात इसकी सस्पेंशन की, तो मैं इस मोटरसाइकिल को कभी भी कच्चे रास्ते में लेके जाने से बचता हूँ कि ऑफ राइडिंग इसकी मुझे जरूरत ही ना पड़े। और अगर आगे कोई गड्ढा है और रोड खराब है तो मेरी गाड़ी की स्पीड उसे 10 किलोमीटर की ही रहेगी, मैं इसे तेज नहीं चलाता। तो अब तक मुझे सस्पेंशन ने निराश नहीं किया है। अच्छा जी बिल्कुल। सस्पेंशन से ओवरऑल आप सेटिस्फाइड है? मतलब 10 में से कितने नंबर देंगे सस्पेंशन के लिए? अभी आपने कुछ दिन पहले, याद हो आपको, जब आप नैनीताल होके आए थे तो आपने मेरे को कहा था कि मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो वो बाइक की वजह से ही होना शुरू हुआ था? देखिए, मैं इससे पहले कई बार इसमें 500 किलोमीटर आना जाना और पर डे एक ही दिन में आना जाना आराम से कर चुका हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसकी वजह से हुआ था, बट एक कुछ चीजें होती हैं जो बाय लक भी हो जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे को एक बैक पेन हुआ था। वो सस्पेंशन क्या दीजिए या एक लंबा जो मैंने 250 किलोमीटर का रूट लिया था, हो सकता है उसमें कोई गड्ढा सीट भी नहीं लगाई आपने इसमें? जी। तो हो सकता है उसका कह लीजिए, बट वो अब ठीक हो गया है। तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यही रीजन था कि 2 साल में इसने मुझे अभी तक परेशान नहीं करा। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड इसके सस्पेंशन से, इसके शॉकर से। सस्पेंशन में कितने नंबर देंगे आप? देखिए, अगर वैसे दूसरी मोटरसाइकिल से कंपेयर किया जाए तो उसमें 10 में से 6 नंबर दूंगा। अच्छा। अगर दूसरी मोटरसाइकिल से कंपेयर किया जाए,
लेकिन अगर मैं अपने राइडिंग स्टाइल को देखें अगर नंबर दूं तो मैं इसमें 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे इस सस्पेंशन ने नहीं धोखा दिया। अच्छा। हाँ, वो बात एक अलग है कि अगर मैं इसके अलावा अपाचे या कोई और अलग मोटरसाइकिल होंडा की बुलेट अगर CBS 350 करूं, जावा करूं, तो उसके मुकाबले इसका सस्पेंशन खराब है, कंफर्टेबल नहीं है जितना उनके बाइक कंफर्ट देती है, अगर मैं सस्पेंशन वाइज बात करता हूं तो। अच्छा, तो सस्पेंशन अब तक ये आपका सस्पेंसन जो है वो लीक हुआ है कोई आगे पीछे के या कुछ अभी डैमेज तक वगैरह? इसके अंदर किसी भी तरह की, जैसे कंपनी कहती है कि आपको 2 साल में इसकी ऑयलिंग करा लेनी चाहिए, तो मेरे को तो कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं। इसकी 5 सर्विस हो चुकी हैं और अभी तक इसकी ऑयलिंग की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये काफी सरप्राइज वाली बात है कि इसके अंदर अभी तक इसका कोई ऑयल लीकेज नहीं हुआ है, ना ही मैंने इसमें ऑयल फिल कराया है। उसका रीजन ये है कि मैं इसे कच्चे रास्तों पे लेके नहीं जाता, किसी भी तरह से कैसे भी मैं इसे गड्ढों से बचा के ही चलता हूँ। तो ये एज इट इज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रॉ सस्पेंशन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, और वही मैं अपने सस्पेंशन की बात करूं तो बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। यहाँ कहानी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो अच्छा, एक और सवाल बड़ा गहरा कि क्या ये एक्चुअल में आपको टूरिंग मशीन लगती है? इतनी बार आप इसमें टूरिंग करने गए हैं, आपने इससे पहले बाइक भी कई चलाई हैं, आप इवन दोस्तों की भी कई बाइक्स मैंने देखी हैं, 1-2 बार आपने राइड करी थी, वो हार्ले वगैरह की थी, तो एक्चुअल में लगती है कि जितने पैसे लगे हैं इसमें वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है? देखिए, अगर मैं पैसों की बात करूं तो मुझे लगता है कि हाँ, वैल्यू फॉर मनी है। और मैं अगर टूरिंग की बात करूं तो फॉर अ सिंगल पर्सन ये कंफर्टेबल है। बट अगर पीछे आपका कोई पिलियन राइडर है तो उसके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सीट है। मैं अब तक 2 बार अपने दोस्त को एक राइड पे लेके जा चुका हूँ और दोनों बार उसकी शिकायत यही रही है कि इसकी पीछे वाली सीट अनकंफर्टेबल है। हाँ। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, कंपनी जब आपको नई बाइक देती है तो उसका जो ये बैक रेस्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर होता है। हाँ, यहाँ पे लगा होता है। अब नई बाइक्स में नहीं आ रहा है। हाँ, अब नई बाइक्स में नहीं आ रहा, बट हमारे टाइम पे जब हमने 2 साल पहले ली थी तो उसके लिए हमें इसे एक्सचेंज करवाना पड़ा और इसे पीछे लेके जाना पड़ा। हाँ। जो कि कंपनी की एक छोटी सी मिस्टेक थी जो कंपनी ने अब सुधार ली है। हाँ। तो मुझे लगता है कि कंपनी अपनी कमियों को दूर कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ रही है राइडर्स के फीडबैक से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इसकी सीट वैसे है भी बहुत हार्ड, मैंने तो तुरंत ही चेंज करा दिया था। बैक सीट इसके लिए अनकंफर्टेबल है। हाँ, ये थोड़ी फिर भी सॉफ्टर साइड है। आपने इतना घूम लिया, मेरे बस की नहीं थी इसमें घूमना। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑल अबाउट योर सिटिंग पोस्चर, तो मेरे लिए कंफर्टेबल थी और आपके लिए नहीं थी। बट ओवरऑल जितने रिव्यूज हैं, मिक्स रिव्यूज हैं, किसी को ये कंफर्ट लगी है, किसी को नहीं भी लगी है। बिल्कुल। पुनीत जी, अच्छा एक बात ये बताइए कि ऑलमोस्ट काफी हमने मेजर टॉपिक कवर किए, इसमें आपने मॉडिफिकेशन क्या क्या कराया है? देखिए, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि कंपनी अपनी तरफ से जो भी प्रोडक्ट देती है वो बेस्ट होता है जी। बट कुछ चीजें जो हम दिल्ली के अंदर रहते हैं तो चीजें को हम अपनी बाइक को सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसमें PPF कराया है। हाँ, ये PPF हुई पड़ी है ना इसमें? जी, इसमें PPF हो रखा है। आगे मडगार्ड, टैंक, दिस थिंग और पीछे वाला मडगार्ड, ये सब में PPF हुआ पड़ा है। इसमें PPF हो रखा है। ये 1 साल बाद दोबारा मैंने PPF करा लिया था। उसके बाद मैंने एक ये एक्सटेंशन के साथ ये लगवा लेता, क्योंकि टूरिंग के वक्त कोई छोटा मोटा बैग इसको 5 किलो के वेट को ले सकता है। हाँ। तो मेरी सिर्फ 2 ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है आपका? ये जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल है। और मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये ओरिजिनल ही लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार टकरा गया था। और इसमें एक क्रैक भी, अगर मैं आपको बोलूं, दिखाएं जरा इसको, तो जैसे ये हिल रहा है यहाँ पे क्रैक है। अगर ये दूसरी कोई और बाहर का होता तो ये टकराने की वजह से मैं गिर भी सकता था। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, टकराने की वजह से सारा वजन इसने ले लिया और ये क्रैक हो गया। हाँ, ये क्रैक हो गया, फोर्स से यहाँ पे लिया और टूट गया वो। हाँ, बट मुझे किसी भी तरह से कैसा भी कोई जर्क फील नहीं हुआ। जितना भी नुकसान होना था वो इसने ले लिया। तो मुझे लगता है कि कंपनी से ही लगाना चाहिए। ये आपने शायद आफ्टर मार्केट लगाया इसका समगार्ड, जो शायद सबसे बड़ी गलती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने समगार्ड बाहर से लगाया। इसका एक रीजन था कि इसके नीचे ऑयल निकालने के लिए एक स्पेस बना हुआ था, तो मुझे लगा कि वाइल सर्विसिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा सर्विस करने के लिए। बट मैंने उसके कंफर्ट को देखा और अपना कंफर्ट को थोड़ा सा नुकसान कर लिया। और ये कई बार ब्रेकर्स में लग भी जाता है। तो जब तक ये चल रहा है, उसके बाद इसमें एक मैं नया लगाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इससे परेशान हूँ अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हर कोई परेशान है जिसने बाहर से आफ्टर मार्केट लगाया। तो एक आपके लिए बोनस टिप है, यदि आप बाइक ले रहे हो तो अपने पैसे बचाने के चक्कर में कि बेसिक चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कि पता चले सम गार्ड हटवा दो कि लेग गार्ड हटवा दो या कुछ जो मेन ओरिजिनल एक्सेसरीज है उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। हमने दोनों, मैंने तो लेग गार्ड भी हटवा दिया था, सम गार्ड भी हटा दिया, दोनों चीज़ से ही मैं परेशान रहा हूँ।
देखिए लेग गार्ड और सम गार्ड दो ही चीजें इसको एक्सेसरीज मिलती हैं, बाकी तो और भी कई एक्सेसरीज हैं, बट ये दोनों मैं कहना चाहूंगा कि आपको कंपनी से ही लगवाने चाहिए। ये इंश्योरेंस में भी कवर हो जाते हैं उस टाइम, बाद में इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होते हैं। अच्छा पुनीत जी, ये बताइए कि आखिर ये सर्विस रॉयल एनफील्ड की सर्विस की तो बहुत बातें करते हैं सब, और एक्चुअल में इनकी जो सेल है जो है डे बाई डे बढ़ रही है वो सर्विस पार्ट को ही है। तो सर्विस पार्ट का एक बार पूछते हैं कि सर्विस से कितना सेटिस्फाइड है और सर्विस कॉस्ट से कितना सेटिस्फाइड है। इतनी सारी पहले वो जो आपने बाइक चलाई, अपाचे हो गया, प्लेटिना हो गए, अपनी स्कूटी वगैरह हो गई, तो उनकी भी सर्विस आपने कराई होगी जब तक कंपनी देती है, तो इसकी सर्विस से कितना सेटिस्फाइड है और सर्विस कॉस्ट कितना आता है इसका? देखिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसकी सर्विस से। पहले रॉयल एनफील्ड के साथ परेशानी ये हुआ करती थी कि इसमें इंजन ऑयल जब चेंज होता था वो लगभग 3 लीटर के आसपास इंजन ऑयल लग जाता था। हाँ। जो कि अब ऐसा नहीं है। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी का एक अपना प्रोस्पेक्टिव है, वो कंपनी कहती है कि आपको हर 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज कराना है, लेकिन मेरे मानना है कि नहीं, आपको अगर हर सर्विस 5,000 किलोमीटर पे अगर आप ऑयल चेंज करवा लें तो वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने पहली बार जब इसकी सर्विस हुई थी तो जब 500 से 700 किलोमीटर में इसकी जो फर्स्ट सर्विस होती है, तो मैंने इसका ऑयल चेंज, कंपनी कहती है इसका टॉपअप करा लेना चाहिए, जो कि मुश्किल से 150-200 ml टॉपअप होता है। मैंने इसका नया प्रॉपर एक ऑयल डलवाया था फ्रेश, और उसके बाद से अब तक मैं हर सर्विस पे इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ। 5,000 किलोमीटर हर 5,000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ, जबकि वो मुझे कॉस्टली पड़ता है, लगभग 500-700 रुपए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है, बट मुझे लगता है इंजन की हेल्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। नहीं, कंपनी तो सर्विस कॉस्ट बचाने के लिए, दिखाने के लिए कंपटीशन में कि देखो हम 10,000 तक हमारा इंजन चल रहा है उसी ऑयल के साथ में, तो चाहती हैं कि भाई मार्केट में ये रहे कि सर्विस कॉस्ट कम है, लेकिन फिर भी आपको अपने बाइक का ध्यान रखना है, अपनी बाइक की हेल्थ का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ों से तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 5,000 किलोमीटर में एक डिमांड होती है बाइक के इंजन की, है ना पुनीत जी? बिल्कुल। मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा, ये बहुत सबको पता है कि रॉयल एनफील्ड की सर्विस हमेशा से महंगी है, तो कंपनी ने अपनी सर्विस को उसको घटाने के लिए, ब्रांड के लिए जरूर उसे बोला है कि इंजन ऑयल की जरूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली जरूरत है। और इस इंजन ऑयल से मुझे इतना फर्क हुआ है कि इसकी आज तक एवरेज मेरे को 35 प्लस ट्रैफिक में दिल्ली लोकल में दे रही है, ट्रैफिक के अंदर भी। हाँ जी, हाईवे पे। अगला सवाल मेरा वैसे एवरेज का ही था, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, हाँ, तो एवरेज ये 35 प्लस दे रही है आपको? मेरे को आज भी 26,000 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली के अंदर ये ट्रैफिक डे टू डे राइडिंग में मेरे को 35 प्लस दे रही है। मैं 35 प्लस अराउंड 35, 34, 36 डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, बट कभी 34-36 ने मेरे को कम नहीं दिया, और हाईवे पे अकेले सिंगल राइड में इसने मेरे को हमेशा 40 प्लस की एवरेज दी है आज भी। बताओ, इस मामले में यार थम्स अप है कि आखिर मेरे से कई लोगों ने कमेंट में पूछा कि मैं अपने एक बाइक चाहता हूँ डेली ड्राइवर और एक टूरिंग के लिए, तो मैंने उनको गोरिल्ला मना कर दी, हिमालयन मना कर दी कि देखो भाई आप लोग यदि 20-25 किलोमीटर डेली ट्रैवल करने वालों या 30 किलोमीटर, जैसे मेरा 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपका कितना किलोमीटर डिस्टेंस है? मेरा लगभग 40 किलोमीटर का ऑफिस का डिस्टेंस है, बट मुझे किसी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मेरे को कई बार डिफरेंट कोर्ट्स में जाना पड़ता है, तो ओवरऑल मेरी एक बाइक पर डे एवरेज 100 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा जी, तो कितना ज़्यादा ये नीडफुल है कि आपका इंजन ऐसा हो जो आपको लोकल में रुलाए ना, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, बाइक लेना बहुत आसान है सिर्फ उसकी ईएमआई को देख के, लेकिन उसके ईएमआई के साथ साथ उतनी एक ईएमआई और बना के रखो, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसका फ्यूल का ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है। इसलिए 350 सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का फिलहाल सिक्का जमा हुआ है, और अधिकतर लोग ना 350 सेगमेंट जाके ले लेते हैं। जिसको टूरिंग नहीं भी करनी है वो ले लेता है, और जिसको करनी है बाद में वो धीरे धीरे उसे एंजॉय करना शुरू कर देता है, बाद में नीड लगता है तो वो चेंज कर लेता है, अपग्रेड कर लेता है। पुनीत जी, अच्छा ये बताइए कि इससे आप नैनीताल वगैरह भी गए हैं, हिल्स राइडिंग भी बहुत करी है, तो हिल्स की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? मैं चढ़ाई पे या कट्स में, ट्विस्टीज में? देखिए, अगर कोई भी समझदार बाइकर होगा या ड्राइवर होगा, वो हिल्स में तेज नहीं चलाएगा, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी तरह का मोड़ वहाँ पे आ जाता है। हाँ, तो जैसे मेरी राइडिंग है, तो मेरे के लिए बहुत कंफर्टेबल राइड रहा है इसको चलाना। एक परेशानी जो रही है इसकी हेडलाइट थ्रो, ये खराब है, बहुत ज्यादा खराब है मैं बोलूंगा। दिल्ली में तो बहुत ठीक है, लेकिन पहाड़ों के लिए किसी अंधेरे रास्ते में इसका थ्रो बिल्कुल खराब है। कुछ लोग आफ्टर मार्केट लाइट्स लगवा लेते हैं, लेकिन उससे वारंटी कोलैप्स होती है, जैसे आपने लगा रखी है, उससे वारंटी कोलैप्स होती है। और जो मेरा प्रोफेशन है, मुझे पता है कि अगर किसी भी तरह के कोई भी वारंटी कोलैप्स हो तो सबसे पहला रीजन यही आएगा कि आपने आफ्टर मार्केट कुछ लगा रखा है, कुछ तार से छेड़छाड़ कर रखी है आपने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी आफ्टर मार्केट एसेसरीज ना लगाऊं जो वायरिंग को नुकसान पहुंचे, जो मेरी वारंटी को कोलैप्स करे। तो मैं रात को किसी भी एक अनजान जगह पे या पहाड़ों में इसे नहीं चलाता। ठीक। और
हाईवे सॉरी अपना हिल्स परफॉर्मेंस कैसा मैं लगता है? बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं लगती? कोई दिक्कत कि नहीं। चढ़ने में कुछ ज्यादा दम लग रहा है बाइक को या कुछ? ये आज भी जैसे नई मोटरसाइकिल परफॉर्म कर रही है, ये आज भी वैसे ही परफॉर्म कर रही है। बाकी आपके रखने का इसको तरीका? बाकी मेरा रखने का तरीका, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा रखने के तरीके पे। जब तक इस मोटरसाइकिल के 2000 किलोमीटर नहीं हुए थे, हमने इसको मतलब मैंने और रोहित जी ने इसको 80 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड से नहीं चलाया था। 80 प्लस नहीं कहते। पहली सर्विस तक 60 प्लस हमने इसे 60 प्लस नहीं चलाया, और सर्विस होने के बाद 700 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक हमने इसको अंडर 60 to 80 ही चलाया है। इसे हमने 100 पे नहीं लेके गए। जो लड़के ये जो नए राइडर है वो गलती करते हैं कि पहले दिन इसको 100-110 चलाने की कोशिश करते हैं। वो चलेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर आप इसे लॉन्गर पीरियड के लिए देखेंगे तो वो आपके इंजन को नुकसान ही कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ कंपनी कहती है कि फर्स्ट सर्विस तक आप इसे धीमे चलाओ, 80 के नीचे रखो। आरपीएम का नहीं पता मेरे को कितना कहती है, और हमने तो खैर पहली सर्विस होने के बाद भी बिलो 80 तक की कोशिश रखा कि हमें ना ऊपर जाए। मैंने इसे सेकंड कोई पिलन राइडर भी इसे नहीं बिठाया था जब तक इसकी पहली सर्विस भी नहीं होगी। अच्छा, ये पार्ट क्या बदल गए इसके? अब तक कुछ बदले हैं इसका? कुछ अभी तक इसका कुछ भी नहीं बदला है, ना ही इसका कोई किसी तरह का स्पार्क प्लग चेंज हुआ है। बस इसकी हर बार सर्विस हुई है और इसमें कुछ भी किसी भी तरह का कोई चीज नहीं हुआ। तो इसकी मुझे अंडर 2000 के आसपास में इसके सर्विस कॉस्ट आ जाती है विद लेबर। अच्छा, 2000 के आसपास, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब जो 100-150 सीसी की बाइक होती है मेरे हिसाब से उनके भी 1700-1800 रुपए तो आ ही जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपसे और माइलेज भी जो 150-200 सीसी की और बाइक्स हैं जैसे मार्केट में जो थोड़े स्पोर्ट्स कैटेगरी टाइप की हैं, तो वो तो इससे कम ही माइलेज देती हैं यदि उन्हें 80-90 भगाओ तो। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस ऑल अबाउट कि आप इसको कैसे टेक केयर रखते हैं। एक इंजन ऑयल ये जो लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, अगर 200 रुपए 500 रुपए खर्च भी हो रहे हो एक्स्ट्रा तो आपको इंजन ऑयल चेंज कराना है। रीजन बिंग जो दूसरी मोटरसाइकिल होती है वो 1500 किलोमीटर पे आपको सर्विस करा लेनी चाहिए। अब अपग्रेड हो रहे हैं तो कोई मोटरसाइकिल 3000 किलोमीटर तक भी कहती है कि इसे सर्विस करा लो, बट जब ये 5000 किलोमीटर तक कह रही है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये मैक्सिमम जो मेरा मानना है कि मेरे को कभी 2000 से ज्यादा की सर्विस की कॉस्ट नहीं पड़ी, और अगर पड़ी भी है तो एवरेज ये 4500 ही रही है 2 सर्विस कॉस्ट इसकी, अगर मैं एवरेज देखा जाए तो दोस्तों शाम हो चुकी थी और वहाँ पे अंधेरा भी हो गया था, तो हम आ गए अपन चाय पीने के लिए। बाकी बातें चाय के साथ में हो जाएंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू वहीं से करते हैं अपन। कुछ सवाल रह गए थे। मेरा जो राइड रिव्यू है वो भी मैं आपको बस ये सवाल ख़त्म होने के बाद मैं आपको दूंगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे मत मिस करना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो पुनीत जी, अगला ये सवाल, क्योंकि हम दोनों इस बाइक को काफ़ी हद तक चला चुके हैं और कमियां भी जो है वो नज़र आ चुकी हैं। बिल्कुल, कि भाई इसके साथ तो ज़्यादा लंबा नहीं चला जा सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर चाहिए जो हमारी नीड को पूरा फुलफ़िल करे। तो क्या इस बाइक को आप रखना चाहोगे आगे? मतलब कितने दिन और रखने की सोच रहे हो? कुछ नया लेना का विचार है तो क्या नए का विचार है? देखिए, आजकल एडवेंचर बाइक काफ़ी चल रही हैं। हाँ, ये तो है। और आजकल जो बड़े ब्रांड्स हैं BMW, हार्ले डेविडसन, उन्होंने भी अपनी 350 सीसी में मोटरसाइकिल निकाली है। हाँ, BMW 330 सीसी और हार्ले डेविडसन भी, हाँ, X440। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही मैंने एक नया कोलैब हो रहा है TVS का और BMW का। हाँ, BMW की एक बाइक है 450 सेगमेंट की, बड़ी जी बिल्कुल, वो दोनों कोलैब करके एक बाइक बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उस तरफ जा सकता हूँ अगर वो मेरी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं तो। दूसरा, रॉयल एनफील्ड भी अपना नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर रही है दिसंबर में, जैसा कि शोरूम वाले बता रहे हैं। लेट्स सी, अगर अपनी फुलफिल चीज़ें होती हैं अदर मोटरसाइकिल से, चेकलिस्ट में नंबर आता है हमारा, तो हम उसको आगे देखेंगे। इस बार मतलब मन है दोबारा रॉयल एनफील्ड लेने का कि कुछ? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी चेकलिस्ट को रॉयल एनफील्ड पूरी करती है तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें वियर एंड टियर ज़्यादा लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपकी सेंस में बात कर रहे हैं? मतलब आपने टूरिंग थोड़ा इसमें कम करी, मैंने इसमें टूरिंग थोड़ी ज़्यादा करी। बिल्कुल, मेरी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ मतलब अपनी बाइक्स जो बनाती है 350 सेगमेंट, फिर इसको टूरिंग कह के क्यों बेचा जाता है? मेरा कहने मतलब ये, यदि कोई एक्चुअल में कोई राइडर जो भाई उस बाइक को लेके एक्चुअल में टूरिंग प्रैक्टिस में आ जाए कि भाई टूरिंग करनी है, तो कहानी पूरी बदल जाती है। मैं कई बार सोचता हूँ कि आपको इस बाइक में कितनी कमियां लगती हैं। हाँ। और कितनी कमियां मैं बोलूँ कि शुरुआत के पहले कई महीनों से, शुरुआत के महीनों से ही आप इसमें कई कमियां निकालते हुए आ रहे हो और मैंने हमेशा इसकी खूबी देखी है। हाँ, ये तो है, शुरुआत से ही वो कुछ ना कुछ रहा है। तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम रहा हो, या आपकी जो चेकलिस्ट में चीजें थी वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हो, बट मेरे को पूरी कर रही है। और इस ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
कि अभी तक मेरी मोटरसाइकिल से 2 बार पंचर हुई है अच्छा, और आपको टायर तक चेंज करवाना पड़ेगा। हाँ, दोनों वो भी। और मेरे पास अभी तक स्टॉक टायर चल रहे हैं, जबकि मेरी भी 26,000 किलोमीटर चल चुकी है और आपने 25,000 किलोमीटर पे टायर भी चेंज करवा दिया था। हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ आर टेकिंग केयर ऑफ योर मोटरसाइकिल। आई एम सेटिस्फाइड, इसलिए मैं अपने आपको जवाब एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए, राइडर टू राइडर वेरी करता है। आपकी चलाने की अलग स्किल, मेरी अलग, और बिल्कुल। आपका ध्यान रखने का तरीका अलग। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई नीचे कच्चा है कि पक्का है। अपन को रास्ता दिखना चाहिए, अपन निकल जाते हैं। और आप ये है कि यदि रोड खत्म दिख रही, ऑफ रोड दिख रहा है, तो आप रुक जाते हैं कि नहीं, मैंने रोड से निकलना है। बहुत रेयर केस है जो ऑफ रोड करके निकालो। बस सारी बात वही है, मेरी बाइक में अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं है अपनी तरफ से, मेरी तरफ से। तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं थोड़ा सा ध्यान से चलता हूँ और ट्रैफिक में जितना आप धीरे चले उतना ही बेटर है। मैं पिछले 20 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, 15 साल से ज़्यादा से मेरे पास मेरा लाइसेंस है। तो अब मन भी नहीं करता, जैसे जो बच्चे आजकल के तेज चलाते हैं उनको देखा देखी हम भी पहले वाली चीज़ें करें। तो इसलिए मैं वेरी सेटिस्फाइड, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी इसमें फुलफिल कर रही है। वैसे टूरिंग के लिए जो कंफर्ट है, स्पीड है, वो 80-100 है भारत के लिए, है ना? हाँ, ऑन द हाईवेज तो यही है कि मैक्सिमम हाईवे जो है वो 100 तक ही अलाउ करते हैं। और जो हाईवे मैंने देखा है वो सिर्फ नोएडा एक्सप्रेसवे है जो आपको बाइक अलाउ करता है। अदरवाइज कोई और हाईवे है ही नहीं जो आपको अलाउ भी करता हो उस पर चढ़ने के लिए। तो एक्चुअल में एडवाइस क्या देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, मतलब जो इस बाइक को लेना के सोच रहे हैं, और एक्चुअल में जो आजकल थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वीडियो के माध्यम से ना ऐसा हो गया है कि आज के टाइम में यदि कोई बाइक ले रहा है ना, तो वो सबसे पहले देखता है कि मुझे टूरिंग करनी है। वो टूरिंग के उद्देश्य से, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं डेटा क्या कहता है, 80-90% लोग यदि कोई बाइक ले रहे हैं आज, एक तो 100-125 सीसी का जो सेगमेंट है ना बहुत खत्म हो जाता है। हमारे मोबाइल लाइन में, मैं मोबाइल सेलर हूँ, तो मोबाइल वाली लाइन में ऐसा हो गया है कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार के फ़ोन बहुत रेयर बिक रहे हैं। 8-10 हज़ार के फ़ोन बिकते ही नहीं, 10-12 हज़ार के फ़ोन नहीं बिक रहे हैं। कस्टमर जो फ़ोन खरीद रहा है 15 हज़ार से ऊपर के फ़ोन खरीद रहा है, 20 हज़ार तक के फ़ोन खरीद रहा है, और सबको चाहिए कि भाई कैमरा अच्छा हो, वीडियो अच्छी बन जाए, शायद वो वीडियो बनाने के उद्देश्य से ले रहे हैं। तो अब सब बाइक जो देख रहे हैं वो सब टूरिंग के उद्देश्य से ले रहे हैं। तो क्या टूरिंग पर्पस के लिए खरीदना चाहिए लोगों को? सफल है? देखिए, टूरिंग अगर आपने करनी है तो आपको पता होना चाहिए अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी कहाँ जाना है। दूसरा, आप कोई भी चीज़ खरीदें देखा देखी में नहीं खरीदें कि आपके किसी दोस्त ने ली है और आपने ली है। आपको अपना बॉडी वेट देखना है, आपको अपनी हाइट देखनी है, आपको अपना राइडिंग स्टाइल आपको पता है कि आप किस तरह से चलते हैं। तो कई तरह की चीजें हैं जो आपको देखनी है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि आप रहते कहाँ पर हैं। जो इलाका भीड़ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम खूब सारा हो रहा हो, रास्ते अभी ठीक नहीं बनी हो, तो उसके लिए भी मीटर बेकार है, क्योंकि आपको हर गड्ढे पे वो नीचे से लग सकती है। पंचर होने के खतरे रहेंगे, तो जहाँ पंचर हो गई तो ये मोटर रॉयल इनफील्ड है, आपको 100 मीटर खींचने में भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी से कितनी बड़ी गलती हुई है। तो अपना चेकलिस्ट देखिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या जिसको फुलफिल कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रॉयल इनफील्ड मीटियोर ही लेनी है। जो आपकी चेकलिस्ट में पूरी चीजें कर रही हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आज के समय में, उन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और उसके बाद कोई अपना एक डिसीजन लें। ऐसा ना करें कि क्या नाम है, बस कोई बाइक सामने से निकलती देखी और ले लिया। हाँ, मेरी तरह वाली गलती मत करना, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इसकी लुक नजर आई थी, उसके बाद मेरी तो चेकलिस्ट थी वो पूरी करी थी, तो मैंने, मेरा पहला प्रेफरेंस लुक था, तो मेरे लिए वो एक टिक मार्क हो गया था। तो मैंने बाकी चीजें भी देखी, लेकिन कई जने वो बाकी चीजों को नहीं देखते हैं, तो आपने बाकी चीजों को भी देखना है। बिल्कुल राइट है। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, और जो लोग मतलब मेरे हिसाब से हर एक गाड़ी की ना एक अलग ही वैल्यू होती है, हर एक ब्रांड की। तो रोड प्रेजेंस इसकी कैसी है, मतलब जब आप लेके निकलते हो उसको रोड में, मेरा तो एक अलग ही फीडबैक मिला है, बिल्कुल डिफरेंट। तो मुझे तो अपना पता है, मैं बताऊंगा। आप बताइए कि आपको कैसा फीडबैक मिला रोड प्रेजेंस से, लोगों से? क्या लोग इसे देखते हैं, पूछते हैं? क्या लोग, सब लोग इसे बुलेट कहते हैं, जैसे हम भी अधिकतर पुनीत जी बुलेट इसे कह रहे हैं, जबकि पता है हमें अच्छे से पता है मीटियोर है, क्योंकि लेकिन पता है बुलेट का डीएनए है तो बुलेट ही बोल रहे हैं, भले ही ऊपर से कितनी चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन डीएनए तो बुलेट का ही है पूरा। देखिए, जब 2 साल पहले ऑप्शंस कम थे मार्केट में, तब तो आप ये मान के चलें पहले 6 महीने सब लोगों ने इसको 2 बार पलट के देखा है। और पहले हफ्ते तो जब नई मोटरसाइकिल होती है, एक अलग ही अपना उसका रंग रूप होता है। तो पहले हफ्ते तो जिस रेड लाइट पे मैं रुकता था, वहाँ पे 4 जनों ने मुझसे पूछ लेते थे कि कौन सी मोटरसाइकिल है, कितने की ली और कैसी है चलने में। तो इसका रोड प्रेजेंस तो वाकई में बहुत ही शानदार है। हाँ, ये तो है। मतलब मैं भी चलो बता ही देता हूँ कि मेरे साथ भी यही सिनेरियो रहा है। कहीं भी बाहर गया हूँ तो कई लोगों ने तो इवन बैठ के
कई घरों के फैमिली वालों ने बैठ के, महिलाओं ने बैठ के फ़ोटो खिंचवाई है। जैसे मुझे ऐसा फील होता था भाई 2.5 लाख रुपए की सारी बाइक है, तो 20 लाख रुपए की गाड़ी से आया, उसके बाद भी तेरे परिवार के बंदे उतर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उस टाइम ये नई मोटरसाइकिल भी थी और जैसे मैंने बताया इस लुक लाइक है हार्ली डेविडसन। हाँ, तो उसका क्रेज तो हम सब यंगस्टर में है ही। तो पहली नज़र में अगर आप रॉयल एनफील्ड का स्टिकर हटा दीजिए इसका, हाँ। तो कोई भी नहीं बता पाएगा इसका रॉयल एनफील्ड और इसका हार्ली डेविडसन। जो इसकी लुक्स है, जो इसका टायर साइज है और जो इसकी आवाज है, तो इट्स परफेक्ट फॉर मी। मैंने ही देखा, कुछ भी ले लो आप भारत में, कोई भी बाइक ले लो, हैवी बाइक है ना, तो आम जनता जो उसे कहती है ना बुलेट है क्या, ऐसे कहती, बुलेट का कोई नया वर्जन है क्या। मतलब इतनी फेमस गाड़ी होगी, इतनी फेमस गाड़ी, कुछ भी ले लो, एट दी एंड लोग आपको बुलेट ही कहेंगे। मेरे को कहते हैं बुलेट है, ऐसे कहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई बुलेट ही है। जैसे आप ये समझ लीजिए हमारे इस देश में टूथपेस्ट दैट मीन कोलगेट है, तो वैसे ही बुलेट रॉयल एनफील्ड दैट मीन बुलेट है। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर रॉयल एनफील्ड का उस पर स्टिकर है तो वो बुलेट ही कहलाएगी। एक सवाल ये कि आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी, मतलब पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल और चीज़ें, फिट एंड फिनिश, रस्टिंग वगैरह का कुछ इशू तो नहीं लगा, ये सारी चीज़ें। मतलब होता ना कि हमने 2 साल बाइक रखी, हमें कहाँ कहाँ से वीक पॉइंट नज़र आने लगे। देखिए कॉस्ट कटिंग तो आज के टाइम में हर कंपनी कर रही है, चाहे वो कोई कार मैन्युफैक्चर हो, चाहे कोई बाइक मैन्युफैक्चर हो। मेरी पहली मोटरसाइकिल प्लेटिना थी। आज जो उसका एसएस जो उस मोटरसाइकिल में यूज हुआ है उसमें किसी तरह की कोई जंग की शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे रॉयल एनफील्ड के इस प्रोडक्ट में जंग पहले हफ्ते ही आ गया था। पहले हफ्ते कहने का मतलब है कि जो हमारी सीजन की पहली बरसात थी, मैं इसको बड़े ही तरीके से रखता था, बट बारिश में भीग रही तो भीग रही, क्योंकि सर रॉयल एनफील्ड क्या फर्क पड़ेगा। बट मैंने देखा है बारिश के सीजन खत्म होने के बाद इसके अंदर कई जगह रस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो क्वालिटी तो मेंटेन नहीं कर पा रही है रॉयल एनफील्ड जो पहले किया करती थी। बट ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि हर कंपनी ही आपको कॉस्ट कटिंग करके दे रही है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। लेकिन अगर रॉयल एनफील्ड से खुद कंपेयर करूँ मैं, अगर जो उसके पुराने प्रोडक्ट्स थे, तो जरूर इसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज की है कंपनी ने। ये तो है। मैंने भी कई बार आपसे कहा है कि देखो इसमें रस्ट की शिकायत आ रही है, सस्पेंशन में भी रस्ट आ रहा है, शीशे के पास भी आ रहा है। बिल्कुल। वो शायद स्टेनलेस अब स्टील है। देखिए आज भी इसको लॉन्च करे हुए 3-4 साल हो गए मीटियोर को, उसके बाद भी आज तक कंपनी एक छोटा सा चीज ठीक नहीं कर पाई कि जब भी हम 80-90 की स्पीड पर चलते हैं तो जो उसके मिरर्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। आज तक कोई सब्स्टिट्यूट कंपनी ने नहीं निकाला। अच्छा ये बताइए कि आपके बाइक की चेन कितनी बार चेंज हो चुकी है? जी अभी तक तो सिर्फ एक ही बार हुई है, एक ही बार, वो भी 22,000 किलोमीटर चलने के बाद। 22,000 किलोमीटर चलने के बाद। बिल्कुल। एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, हर 500 से 700 किलोमीटर के बाद उसको चैन ल्यूब और क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी 10,000-15,000 किलोमीटर कभी पे भी उसकी चैन खराब हो जाएगी और आपको चेंज करना पड़ेगा। और मैं अपने फीडबैक से एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब चेन ल्यूब जो करते हो ना, आप वो क्लीन जो करते हो, उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो, नहीं तो आपकी चेन और जल्दी खराब होगी। देखिए मेरे पास अब तक सिर्फ लगभग 4,500 रुपये का खर्चा हुआ चैन लूब और क्लीन करने का। 1,500-1,600 रुपये का सेट आता है 3 बोटल्स का, और वो आज तक सिर्फ तीसरा सेट चल रहा है 2 सालों में। तो आई गेस 4,500 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे हैं, और वो 4,500 रुपये मुझे चुभे नहीं है, क्योंकि वो बाइक बहुत ही स्मूथली चलती है। किसी भी तरह से कैसी भी, हमें बाइक पे बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हम पानी से बचाएं उसे। और अगर बारिशों में वो मोटरसाइकिल हमारी पानी से गुजर गई है और वो चैन पूरी खराब भीग चुकी है, तो उसे घर जाके धो लें और उसे दोबारा क्लीन कर लें। वो आपकी राइडिंग के लिए भी अच्छा है, इंजन के लिए भी अच्छा है, और बाइक के लिए भी अच्छा है। नहीं मैं तो, मेरी बाइक यदि भीग भी जाती है ना, तो मैं तो उसे साफ़ नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भीग गई वो और ख़राब हो जाएगी पानी डालने से। नहीं देखो, जो भीग गई जैसा डिफरेंट थिंग। अगर हम चैन के पर्पस से बात करें तो चैन के ऊपर एक कवर है जो उसको भीगने से बचाता है। लेकिन कई बार जहाँ पानी रुका होता है और हमें अपनी मोटरसाइकिल मजबूरी में वहाँ से निकालनी पड़ती है, तो वो चैन में जितनी भी ल्यूब होती है वो पानी से खराब हो जाती है। तो चैन आपको जंग भी लगेगा और आवाज भी करेगी। तो जब भी कभी ऐसा हो, तुरंत बाद जब आपको समय मिले उसको वॉश करवा लें, चाहे घर पे खुद वॉश कर लें और उसको क्लीन करके उसे ल्यूब कर दें। अच्छा एक चीज़ ये कि आपने इतने लंबे लंबे समय बाइक चलाई, प्लेटिना लगभग 1.5 लाख किलोमीटर, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है। और उससे पहले भी जो बाइक चलाई, अभी अपनी मिटियोर भी 26-27 हज़ार किलोमीटर चल गई। यार ये क्लच प्लेट कैसे नहीं, मतलब आपकी बच जाती है इतने लंबे समय? मैंने जब सर्विस कराने गया हूँ, अधिकतर लोगों की देखी मैंने बाइक, मिटियोर खुली पड़ी है किसी कुछ, तो 7,000-8,000 किलोमीटर में क्लच जा चुकी है किसी की। देखिए लोगों को आज तक समझ में ही नहीं आया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि क्लच का काम क्या होता है। आप चाहे कार ले लें चाहे आप बाइक ले लें, क्लच का काम सिर्फ और सिर्फ गियर चेंज करने का होता है। कि जब भी आपको गियर चेंज करना है, यू हैव टू प्रेस द क्लच
और आप उसके गियर को चेंज कर लीजिए। लेकिन लोगों की एक आदत होती है कि वो क्लच पे अपना हाथ लगा के चलते हैं, तो जिससे वो क्लच प्लेट हमेशा ही थोड़ी थोड़ी घिसती रहती है और आपको कभी नहीं पता लगेगा कि सडनली आप जा रहे हैं और आपने कि क्लच ने धोखा दे दिया। तो क्लच को सिर्फ और सिर्फ गियर चेंज करने के लिए इस्तेमाल करें। क्लच की भी सर्विस होती है, मैं हर 500-700 किलोमीटर के बाद क्लच को भी लूब करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी चीज़ें, क्योंकि क्लच के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कवर नहीं आता है। हाँ। तो मिट्टी में तो आप चला ही रहे हैं, दिल्ली की पोल्यूशन कितनी हवा है, या मिट्टी में आप कहीं भी चलते हैं तो कभी ऑफ राइडिंग करनी पड़ जाए तो वो क्लच के अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो उसे क्लीन करने का एक ही तरीका है कि आप उसे लूब कर दें। तो मैं जब भी अपनी चेन लूब करता हूँ, मैं तब भी अपनी क्लच भी उसको करता हूँ, लूब करता हूँ। और उसके अलावा मैं चेक करता रहता हूँ समय समय पर कि उसकी क्ले एज इट इज जो कंपनी के तरीके हैं उसमें वैसे है या नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अपनी क्लच प्लेट के लिए। और दूसरा फ्री प्ले बताया ना हमने, फ्री प्ले जो क्ले होता है हाँ, उसको वक्त वक्त पर चेक करते जाइए। जो कंपनी के तरीके हैं कि कितने % वो क्ले फ्री होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो कई लोग की टाइट रहती है तो इस कारण वो घिस जाती है, या कई लोग की आदत होती है हाफ क्लच में चलाने की बाइक को। वही जो हाफ क्लच में चलाएगा उसे आगे नहीं पता लगेगा। ये सबसे ज्यादा दिक्कत जो लोगों को आती है क्लच फेलियर की, वो पहाड़ों पे आती है। क्योंकि प्लेन हाईवेज पे जो हम दिल्ली एनसीआर में अगर हम चलाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो क्लच पर ज्यादा दबाव पड़ता है और उसी टाइम क्लच आपका खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, मतलब डिटेल में फीडबैक मिला आपसे। कोई और आपके सवाल? मेरे सवालों की लिस्ट खत्म हो गई, कोई आपके पास है तो बताइए एक्स्ट्रा चलिए, फीडबैक। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट में पूछिए और मैं उनका सारा जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो अब मैं अपना कुछ फीडबैक दे देता हूँ। तो पुनीत जी, मेरा जो फीडबैक रहा ना कि शुरू से मैंने जब से बाइक लिया तब से मेरा बाइक लेने का जो उद्देश्य था, मैं एक बार गया था मसूरी शीतल के साथ में, तो बाई ट्रेन गए थे हम। तो मसूरी नहीं, वहाँ गए थे हम, हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार से फिर हमारा मन हुआ कि चलो हम थोड़ा घूमते हैं, तो मैंने वहाँ पे ले लिया स्कूटी से जब मैं पहाड़ों पे घूमा ना, मज़ा आ गया। मतलब पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था वो, आज से लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है कि भाई पहाड़ों में घूमने का मज़ा। तो मैं स्कूटी चलाते चलाते मैं मसूरी से फिर आगे मैं निकल गया धनौल्टी से आगे चंबा, मतलब चलता गया, बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। पहली बार एक्सपीरियंस था पहाड़ों पे ऐसे राइड करना। तो मसूरी जाने से पहले हमारी स्कूटी ख़राब हो गई थी। तो फिर एक जो लोकल के वहाँ पर्सन, पहाड़ में लोग यार बहुत हेल्पफुल होते हैं कि आपको कभी बुरी सिचुएशन देख के हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो एक फैमिली ने हमारी हेल्प कर दी थी जो वहाँ रहते थे। तो उसके बाद ना दिमाग में मेरे क्लिक हो गया था कि मैं एक ऐसी बाइक लूँगा ना जिसे मैं दिल्ली से अपनी हर जगह लेके घूमूंगा। वो पहला स्पार्क था जो मेरे अंदर जगह था कि मुझे राइड करना है बाइक को लेके और बढ़िया बाइक चाहिए। तो जब बढ़िया बाइक के नाम से दिमाग में आया तो सबसे पहले नाम आ जाता है, मेरे हिसाब से सबके दिमाग में नाम आता है भारत के लोगों को, तो रॉयल इनफील्ड। तो अपन ने बस गया था मैं क्लासिक लेने के लिए। शीतल ने मेरे से कहा कि मेरे को क्लासिक पसंद है, ग्रीन कलर वाली, मिलिट्री कलर वाली। मैं एक्चुअल में लेने ही गया था। मैं गया, जब देखा क्लासिक, साथ में देखा मिट्योर, मुझे लगा महंगी बाइक होगी। पूछा मैंने उनसे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस था। टेस्ट राइड ली, मज़ा आ गया, पैर भी बड़े आराम से आ रहे थे उसमें। क्लासिक में थोड़ा सा ना ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का लग रहा था, हल्का सा लिटिल बिट, लेकिन इसमें बहुत कंफर्ट। इसमें ऐसा लग रहा था कि मज़ा आ गया बैठते ही। मैंने ले ली, ना देखा कुछ, ना आगे ना पीछे, बस ये था कि भाई रॉयल इनफील्ड है तो बढ़िया ही होगी। अब भाई मेरी टूरिंग की जब उसमें शुरुआत हुई, लेते ही मैंने शिकायत करनी आपको शुरू कर दी कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं। क्योंकि मेरा, जब मैं अपने होंडा वाली मेरे पास बाइक थी, होंडा SP 125, तो वो मैं 70-80 चलाता था, ठीक है, 5th गियर में। तो मुझे हाईवे में ना वो बहुत लैग करती थी। 125 सीसी की बाइक है, वो क्या ही उससे उम्मीद करते हो। बट मैंने उससे भी थोड़ी बहुत टूरिंग करी है, मथुरा वगैरह हल्का फुल्का 100-150 किलोमीटर गया हूँ मैं। तो जब मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड ली ना मिटियोर, तो मुझे ये उम्मीद थी कि आराम से मैं ना यार हाईवे में 80-100 तक, 110-120 आराम से चला पाऊंगा, बिना कुछ जाने समझे, बिना कोई स्टडी। मैंने बाइक ले ली। अब मैं चलाता था तो 80 से ऊपर उसमें वाइब्रेशन होता था। तो मैंने कंप्लेंट करनी आपसे शुरू करी, यार इसे मज़ा नहीं आ रहा, इसे मज़ा नहीं आ रहा। 80 के ऊपर तो वाइब्रेशन होता है, 80 के ऊपर वाइब्रेशन होता है। तो परफॉर्मेंस में तो देखो ये है कि यदि आप कोई पुरानी कोई बाइक चला रहे हो, स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक, जिसमें आराम से आप 80-100 क्रूज़ कर रहे हो, तो मिटियोर लेने के बाद में आपको निराशा ज़रूर होगी। ये मैं पक्का बता दूँ, गलत तो नहीं करा मैं? नहीं, देखो, आप अगर आपकी जो प्रीवियस मोटरसाइकिल है, हाँ, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों एक अलग अलग सेगमेंट है। जहां आपके पास SP 125 थी, मेरे पास अपाचे थी। दोनों का सीटिंग पोस्चर अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों अलग तरीके से बिहेव करती है। हाँ। आपने आपके दिमाग में एक माइंड सेटअप था कि जहां आप 80-90 चला रहे हैं और जो SP 125 है वो लैग करती है कई बार। हाँ। तो जहां आप 125 से 350 सीसी में कन्वर्ट होंगे तो वो आपको जो परेशानी है वो नहीं आएगी। हाँ, 125 सीसी से 350 सीसी में आना। बस आपने ये नहीं देखा
कि जो 350 सीसी का रॉयल एनफील्ड का सेगमेंट है वो बाकी किन चीजों को पूरा करता है जो कि SP 125 अपाचे या कोई अदर मोटरसाइकिल पूरी नहीं पूरा करती है। हाँ। तो ये हमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कोई किसी भी चीज को खरीदने से पहले, जो आपने नहीं करा और वो चीज आपके एक माइंड में रह गई तो जिस वजह से आपको वो कमी लगती है। हाँ। और वो कमी बाइक का वो कैरेक्टर है, वो बाइक का कैरेक्टर है। हाँ, यदि मैंने देख के लिया होता नहीं बदल सकते। हाँ। बस आपने बिना एक स्टडी करे उस चीज को परचेज करा। हाँ। जिस वजह से वो आपके माइंड में बैठ गया और वो बाकी सारी चीजें उसी कमी को और एक नई कमी और एक नई कमी करते हैं, जबकि दोनों ही बाइक के अलग कैरेक्टर है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और देन जब मैंने इसमें जब घूमना शुरू किया तो आपके किलोमीटर ज़्यादा थे और मेरे किलोमीटर कम थे, क्योंकि आपका ऑफिस राइड थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन फिर जब मैं इसमें टूर में निकला तो मेरी लगभग बाइक 36,000 किलोमीटर चल गई है और पुनीत जी की 26,000 किलोमीटर, तो 10,000 का डिफरेंस आ गया। देखिए मेरे पास घूमने के लिए 2 कार भी अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करता हूँ जब फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जाऊँ तो कार से जाऊँ और जब मैं अकेला राइड करूँ तो मैं बाइक से करूँ। तो वो भी एक रीजन है कि मेरी राइड थोड़ी सी कम हुई है। मुझे ये बाइक सिर्फ और सिर्फ अपनी बुलेट ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए जाना होता है, बाकी चीजों के लिए फैमिली के साथ फिर कार ही मुझे समझ में आती है। और मेरे कहानी बिल्कुल डिफरेंट है कि मेरे पास सिर्फ एक बाइक ही है, मतलब मेरे पास कोई सेकंड वाहन मैंने नहीं रखा और मैंने जितनी भी उम्मीद रखी सिर्फ अपने मिट्योर से रखी। मेरे साथ हुआ ये कि इतनी परेशानी आई इस बाइक को लेके कि सबसे पहले सबसे बड़ा दुख जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड सर्विस के टाइम में 5,000 किलोमीटर में मेरे बाइक का इंजन खुल गया। हाँ, आपकी बाइक का इंजन खुल गया। बताओ मतलब कितना बड़ा पेन है एक उसके लिए जिसने एक बाइक ली है। देखिए मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो आपका इंजन खुला उसका क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता। जब मैंने आपके साथ ही CMD मोटरसाइकिल ली थी तो मुझे उसके क्लच में प्रॉब्लम थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको कह देते हैं ठीक है सर हम देख लेंगे। तो उन्होंने मेरे को सेम डे जब मैंने डिलीवरी ली तो मुझे दिक्कत आई, उन्होंने कहा सर नेक्स्ट सर्विस पे देख लेंगे, तो पता लगा उसकी क्लच की वायरिंग ही खराब थी जो कि कंपनी का डिफॉल्ट था। बट एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब जो सर्विस सेंटर था उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दी और उन्होंने मुझे बताया कि बाकी और क्या क्या कमी पेशी है। तो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो इस वजह से मेरी बाइक लॉन्ग लाइफ चल गई बिना किसी इंजन के। अगर मैं उसी क्लच के साथ काम करता रहता या मेरी अगर नॉलेज नहीं होती तो वो मेरी क्लच प्लेट खराब हो जाती, मैं कंपनी को ब्लेम करता या अपनी राइडिंग उसको ब्लेम करता। तो बहुत छोटी चीजों का ध्यान, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी टाइम ठीक करा लिया जाए, वो ज्यादा बेटर है ना कि उसको बहुत बड़ा होने। लेकिन मेरे बाइक में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं, ना क्लच में कोई इशू ना चलाने में कोई दिक्कत। प्रॉब्लम क्या हुई, पिस्टन तो जानते हैं आप बिल्कुल अच्छे से, पिस्टन का रिंग होता है, बिल्कुल रिंग कट गया, गाड़ी धुआं छोड़ रही है। दूसरी सर्विस से पहुंचा, सिलेंसर में स्मोक था, भर के कार्बन था। उसने वीडियो बनाई, कह रहा आपके बाइक का इंजन खुलेगा और भाई ये आपका सिलेंडर किट चेंज होगा। मेरे तो धरती पैरों तले धरती सरक ली। बिल्कुल, लेकिन इसमें कमी पेशी जो मैं आपकी बताऊंगा या जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों का है, मेरा ट्रांसपोर्ट का भी काम रहा है, तो एज अ ट्रांसपोर्टर और एज अ ड्राइवर बाइक राइडर हमारे में कहावत है कि आपको हर हफ्ते अपनी बाइक का तेल पानी जिसे हम कहते हैं, दैट मीन इंजन ऑयल और आपका कूलेंट, ये चेक करते रहना चाहिए। तो वैसे ही मैं आज भी अपनी बुलेट को हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो उसकी ऑयल है, जहाँ पे ऑयल का इंडिकेशन होता है वो कहीं कम तो नहीं है। अगर आपको याद होगा जब आप सर्विस कराने गए थे और मैं सर्विस कराने गया था, सेकंड सर्विस हम दोनों ने साथ ही कराई थी, तो मेरे गाड़ी में जितना इंजन ऑयल निकलना चाहिए वो पूरा निकला था और आपकी गाड़ी में सिर्फ 200-250 ml ही निकला था। जबकि मैं सर्विस इंटरवल को और घसीट रहा था कि मैंने चल लेंगे और आप कह रहे थे यार 5,000 हो गए, जल्दी चलो। तो यहाँ पे कमी पेशी आपसे रह गई कि आपने अगर वो 2-2.5 हजार किलोमीटर पे देख लिया होता तो शायद वो नुकसान नहीं होता। नए राइडर भाई उसे क्या पता कि इंजन ऑयल लेवल कहाँ चेक होता है, क्या कैसा होता है। अब इंजन ऑयल लेवल के अलावा आपका जो हमारा फिल्टर होता है, जो जहाँ पे पहले किक दी जाती थी, जो कि अब किक नहीं है, उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको चेक करनी पड़ेंगी। अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे तो वो आपको नुकसान देंगी फ्यूचर में। तो आपको अपनी बाइक को समझना होगा, ये देखना होगा कि कहाँ बाइक में कमी पेशी आ सकती है और जिस कमी पेशी से चीजें खराब हो सकती हैं। तो इन छोटी चीजों का ध्यान रखें और आपकी चीजें बिल्कुल ठीक रहेंगी। हाँ, तो जब इंजन खुलने का जब नाम आ गया तो आपको पता है किसी भी राइडर के लिए बहुत बड़ा पेन है ये। बिल्कुल पेन है। बाइक कितना इमोशन से टच होती है, कनेक्ट होती है। तो फिर जब मैंने रख लिया, मैंने कहा भाई मैं इंजन नहीं खुलाऊंगा, केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर आपसे भी राय ली, एक आध लोगों से और पूछा, सबने कहा भाई इंजन खुलने में कुछ नहीं है, उसमें वो है कि भाई सिंपली अपना वो पिस्टन चेंज कर देंगे, ज़्यादा कुछ उसमें आना नहीं है।
हमने कहा चलो भाई ये भी करवा लेते हैं। उसके बाद तो टचवुड तारीफ़ कर रहा हूँ आपको फ़िलहाल कोई दिक्कत ना हो जाए। तब से 5,000 से लेकर स्टिल अब तक 36,000 किलोमीटर तक तो कोई समस्या आई नहीं खैर दोबारा। देखिए इस सब मशीन जो कि कभी भी किसी के साथ भी धोखा दे सकती है, तो वो अगर हम समय रहते पहचान लेंगे तो वो धोखा जो होगा, जो नुकसान होगा वो थोड़ा सा कम होगा, और अगर लंबा समय देंगे तो वो बढ़ जाएगा। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हर सर्विस पे जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उनको समय समय पे चेक करते रहें। और उसके अलावा भी कई बार अपनी मोटरसाइकिल के नट बोल्ट और बाकी सारी चीजें खुद ही भी चेक करवा लें। जरूरी नहीं कि सर्विस टू सर्विस आना है। कई बार हो सकता है कि लास्ट टाइम सर्विस के टाइम में कोई कमी पेशी रह गई जो उस टाइम हमें नजर नहीं है, तो उसे हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा आपको अपनी किसी भी कन्वेंस को लेकर। उसके बाद में मैं यदि राइड क्वालिटी की भी मैं बात करूँ, जैसे जो आपका सवाल था, मैंने जो सवाल जो लिखे थे कि परफॉर्मेंस कैसा लगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि हाईवे परफॉर्मेंस तो थोड़ा लैग करता है इसमें। 80 तक के लिए बनी है ये। लो एंड परफॉर्मेंस और मिड एंड परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इसमें। ट्रैफिक में, हिल्स में, कहीं पे भी बहुत आसानी से आप चला सकते हो बिना किसी फिगर के। हाँ, 80 से ऊपर जाओगे तो वो खामखा आपको स्ट्रेस देने वाला लगेगा फील, और उस हिसाब से फिर ब्रेकिंग भी उस हिसाब से दी नहीं गई है। तो सब कुछ कंपनी ने उसके इंजन के हिसाब से ट्यून रखा हुआ है, तो बेहतर है वो 100 के नीचे वाला सिस्टम रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं अधिकतर जो राइड करता हूँ पुनीत जी, वो आपको पता है या तो शीतल होती है, या तो मम्मी होती हैं, या तो एक अपना फ्रेंड है, वो पिलियन जरूर होता है। आप फिर भी कई बार मैं हमेशा अकेले राइड करता हूँ। और मैं अधिकतर कोई ना कोई पिलियन साथ में ले जाता हूँ। नहीं, मैं हमेशा अकेले राइड करता हूँ, क्योंकि सामने वाला का 4 घंटे एक ही जगह पे बैठना, एज अ बाइक राइडर वो पूरा रोड देख रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, वो फोकस है। जो पीछे वाला है वो बोर हो जाता है, और जब वो बोर हो जाता है वो आपकी ट्रिप को भी खराब कर देता है। या तो पीछे वाला बिल्कुल आपके हिसाब से होना चाहिए, जो आपके मूड को समझे, रोड को समझे, और उसमें एक घूमने का शौक हो। अगर जबरदस्ती से लेकर जाओगे तो वो बोर होगा और बोर करेगा। दर्द देने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, तो अभी मैं अपना हाल फिलहाल बद्रीनाथ टूर किया है मैंने आपको बताया, मम्मी को लेके गया मैं। तो 17 तारीख को मंदिर भी बंद होना था, तो उससे पहले मैं अपना 13-14 तारीख को निकल गया था। उसका व्लॉग भी मैं डाल दूंगा। तो बद्रीनाथ से आने के टाइम पे ना, मैं शायद नोएडा से पहले की बात ही कर रहा हूँ, मेरठ रोड में चल रहा हूँ, तो बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, मतलब सस्पेंसर भट्टे से आवाज़ आई थी। एक ब्रेकर्स बने हुए, ब्रेकर में थोड़ी धीमी नहीं हो पाई थी, इतनी भी तेज़ नहीं था, वो रोड वैसे टूटी है, 30-40 की स्पीड होगी। ब्रेक मैंने मार दिया था, उसी टाइम आवाज़ आई थी थोड़ा तेज़ से, तो लगा था कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो शायद उसी दौरान ये सॉकर टूट गया था। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जो मेरे बाइक का सॉकर टूटा है। एक बार तो मैंने चेंज करवाया था नाइट्रॉक्स वाला, वीडियो देख के लोग कह रहे थे सॉफ्ट है, वो टूट गया था। तो मुझे लगा शायद मेरी गलती है, मुझे मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहिए था, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल चला था, पहली बार ओरिजिनल सॉकर मेरा टूटा हुआ है। और पहले वाला सॉकर ये पड़ा है, ये देखो पहले वाला सॉकर भी है, ये जो मैंने लगवाया था ना नाइट्रॉक्स, वो टूट गया था। एक बार ना नीचे ओमपाल जी बैठेगा, बात करो, मैं नीचे इसको लगा रहा हूँ। लगाओ नीचे। आराम से लगाना। तो गाइज मेरे बाइक का जो पुराना वाला सस्पेंशन है वो टूटा नहीं है, वो सिर्फ लीक हो गया। ऐसा टेक्नीशियन ने बताया कि लीक होने के बाद सस्पेंशन पूरा फ्री हो जाता है, या तो ये कहो पूरा ख़राब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डैमेज हो गया, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा दब रही थी। तो जो पहले वाला जो सस्पेंशन मेरा टूटा था वो नाइट्रॉक्स वाला सस्पेंशन था। तो आप लोग गलती से भी नाइट्रॉक्स वाला सस्पेंशन ना लगाएं, नहीं तो किसी भी वारंटी में कवर नहीं होगा, या कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ज़्यादा चीज़ होगी तो कुछ भी उसका क्लेम नहीं ले सकते आप, क्योंकि गलती आपकी होगी। और अब मेरे बाइक में लगने वाला है नया वाला सॉकर, जो कि लगेगा बिल्कुल फ्री। और फ्री इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने इस बाइक में ले रखा है एक्सटेंड वारंटी, जो कि 50,000 किलोमीटर तक का है। ये देखिए कितना बढ़िया है सॉकर ये, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल लगेगा। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये वीडियो मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए ये पता लगा मेरे को। देखिए, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, शॉकर्स या टायर ये बहुत कॉमन चीज होती है। किसी भी गड्ढे पे आने पर अगर सही जगह पे सही प्रेशर अगर आप लग गया, तो वो आपकी मोटरसाइकिल हो या किसी की भी हो, वो टूटेगा ही टूटेगा। अच्छा, कार के साथ भी ऐसा होता है? यदि मानो गड्ढों में आप कार चला रहे हो लगातार, नॉर्मल जो रोड कार, सस्पेंशन खराब हो जाता है, शॉकर्स प्रॉब्लम करते हैं। बट इससे यू कैन से दैट कि भैया अगर कभी कभार हो तो कोई बात नहीं, अगर आप रेगुलर चलाएंगे तो वो नुकसान देगा ही देगा। बद्रीनाथ का ट्रैक यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो उसका रास्ता है ना, लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता होगा जो पूरा खराब है। छोटे छोटे पैच पड़ते हैं 1-1 किलोमीटर के, 500 मीटर के, 1 किलोमीटर के, जो प्योर खराब रास्ता, प्योर।
ख़राब रोड है भाई। तो यहाँ से पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से गिरता है क्या? अरे भाई अरे बाप रे, ना बारिश ना कुछ, रोडों का हाल देख रहे हो? बाप रे, किसी लद्दाख से कम नहीं है भाई ये। अरे भाई स्किड ना करे गाड़ी बस। भाई साहब, सीताराम 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 सीताराम। भगवान कहाँ आ गया मैं? पहले भी नहीं खराब थी इतनी रास्ता। सीताराम 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 सीताराम। सोच रहा था आ जाए वो गाड़ी वाला, आ गया तो सही है। अरे बाप रे, रास्ता क्या है ये रास्ता? कहाँ आ गए? मैं गया हुआ हूँ, जैसे मैंने बताया हर एक गाड़ी का अपना करेक्टर होता है। हाँ। आपके पास सेडान हो, हैचबैक हो या एसयूवी हो, तो एसयूवी की जगह अगर आपके पास एसयूवी है तो आप उन्हें घंटों में बेझिझक लेके जा सकते हो। हाँ। उसकी बिल्ड क्वालिटी ही ऐसी है। लेकिन जहाँ आप उसे सेडान या हैचबैक को लेके जाओगे तो आपका बम्पर भी तोड़ेगी, आपके शोकेस भी खराब करेगी, आपका सस्पेंशन भी खराब होगा। हाँ, तो हमें ये बड़ी समझना वैल्यूएबल बात है। तो हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए कौन सी गाड़ी है। हाँ, नहीं लेकिन इंडियंस तो देखो 3 गाड़ी या 2 गाड़ी तो नहीं रख सकते हैं कि भाई एक ऑफ रोडिंग के लिए रख लें, एक ऑफिस टूरिंग के लिए रख लें, एक लॉन्ग हाईवे के लिए तो रख लें। फिर आपको ये समझना होगा कि जहाँ ये गड्ढे या जहाँ रोड खराब हो तो आपको फिर उस करेक्टर को जो आपके रोड है उसी हिसाब से आपको चलाना होगा। बड़े तो धीमे से बड़े स्मूथली निकालने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल रखें ना। बिल्कुल। तब आपको ये नहीं देखना कि आपके बराबर से एक एसयूवी गाड़ी क्रॉस करके आपको जा रही है और आप उसको रेस लगाओ या आपने Overtake मन करते में हुए उसे जा रहे। ओवरटेक करने की कोशिश करो कि मैं इसे ओवरटेक करूंगा, तो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा ही होगा। तो हमने उस चीज को फिर संभल के चलाना। अब मेरा ऐसा मानना है, मतलब मेरा ऐसा फीडबैक है कि भारत में रोड तो कुछ खास है नहीं, हर जगह रोड ऊपर नीचे है, कहीं बीच में गड्ढे आते हैं। अब बीच में देखिए भारत के रोड के बारे में तो आप ये मान के चलिए, सुबह जिस जगह गड्ढा नहीं होगा हाँ। रात को आपको उस जगह गड्ढा मिल सकता है। हाँ। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम व्हाइल राइडिंग। बहुत सिंपल सी बात है। तो एकदम से बहुत हैवी जर्क लगते हैं। बाइक ऐसी है ना कि सिंगल आपको ट्रैवल नहीं करने देगी। सिंगल में जर्क बहुत लगता है इसमें, बिल्कुल। और पिलियन के साथ इसके सॉकर नहीं आपको ट्रैवल करने दे रहेंगे। पिलियन के साथ में सॉकर बहुत स्मूथ हो जाते हैं, बट ये है कि थोड़े गड्ढे वगैरह कुछ आए, मानो रात के टाइम नहीं दिखा रोड में, इतना उतना भी गड्ढा आ गया ना तो झटका काफी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आप तक इतना महसूस नहीं होगा क्योंकि सॉकर ऑलरेडी थोड़े स्मूथनेस साइड होता है। लेकिन सॉकर लीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए मैं तभी कोशिश करता हूँ रात को 2 व्हीलर ड्राइव ना करूँ किसी भी तरह का, चाहे वो बुलेट हो या कोई और अदर हो। रात को अगर ट्रैवल करना है तो कार है, दिन में ट्रैवल करना हो तो बुलेट है। हाँ। और आपको ये समझना होगा कि आपको खुद का एक्सपीरियंस कैसा है, आप खुद कैसे बाइक चलाना पसंद करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है हर चीज। और मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि भाई रोड खत्म हुई तो मेरे को स्पेस दिखना चाहिए, चाहे कच्चा है, चाहे कूड़ा पड़ा है या कुछ पड़ा है, मैं निकल जाता हूँ। और पुनीत जी हैं कच्चे से निकलते ही नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट वेट सही, आगे का नुकसान भाई पंचर वगैरह हो गया, परेशानी फिर अगले दिन की। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बोला कि आज तक मैं इस गाड़ी को कच्चे में लेने से बचता हूँ। अगर ट्रैफिक में जाम है तो मैं ये नहीं कि उसे कच्चे रास्ते पर जहाँ अदर मोटरसाइकिल जा रही हैं और उसे ले चलूँ, क्योंकि मेरा कितना समय खराब होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन ये बुलेट इससे ट्यूबलेस टायर, इस पंचर को लगाने के लिए आपको 200 से 300 रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे मशरूम पंचर मैं यूज करता हूँ। और दूसरा, अगर ये पंचर हो गई तो आपको 100 मीटर खींचने में आधा घंटा लग जाएगा। और उसके बाद समय कितना कंज्यूम होने ये वाला है? पूरी डेड हो जाती है, इस लाइक डेड बॉडी जो कि खींची नहीं जाती है, क्योंकि ये बुलेट है, ये 200 किलो का वजन है। तो आपको ये समझना होगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है अपनी बाइक राइडिंग में, जिससे आप अपना एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं। खैर मैंने तो प्योरली, मतलब मेरा उद्देश्य तो टूरिंग पर्पस था, और ठीक है 10 में से मैं 6 नंबर तो दे ही दूंगा फिर भी कि ठीक है। अब और कोई बाइक होती शायद, देखो क्रूजर स्टांस है। अब मैं आप लोगों को एक बोनस टिप जरूर दूंगा कि यदि आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या ध्यान रखने वाली बात है
तो अगली बात ये पुनीत जी कि मेरे जो बाइक में जो पार्ट चेंज हुआ है, मैं आपको गिनती बताता हूँ। थ्रॉटल बॉडी चेंज हो गया, हाँ मिसिंग मार रही थी, 20,000 बिल्कुल मुझे किलोमीटर पता है। बताया था ना। उसके बाद में कैटेलिटिक कन्वर्टर साइलेंसर के बीच में जो होता है बिल्कुल महंगा पार्ट, बिल्कुल वो भी जाली फट गई थी, घर घर का आवाज़ कर रही थी। आगे वाले सॉकर में कम से कम 3 बार लीकेज हो चुकी है, ठीक है, फ्रंट में तो ऑयल चेंज हो चुका है। पीछे वाला सॉकर 2 बार लीक हो चुका है, 1 बार लीक हो चुका है तो वो चेंज हो चुका है, ठीक है। उससे पहले, लीक होने से पहले मैंने बीच में चेंज किया था नाइट्रॉक्स सॉकर, तो नाइट्रॉक्स सॉकर टूट चुका है और कोई गड्ढों में नहीं गई हाँ, गाड़ी। मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी मथुरा से आ रहा था मम्मी को लेके, देन जब टूट गया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये ओरिजिनल स्टॉक सॉकर मैंने लगवा लिया, ठीक है। तो अब मैं बद्रीनाथ ट्रिप करके आ रहा था तो टूट गया। मतलब इतनी अनरिलायबल वाली चीज़ें हो जाती तो ऐसा लगता है कि भाई हमने एक बाइक ली और 2 ढाई 3 और लाख रुपए इनमें से लगाए। एक भी चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई, ये कितनी बड़ी और बात है। सिर्फ और सिर्फ 10,000 किलोमीटर का फर्क है। आपकी 36,000 किलोमीटर चली है और मेरी 26,000। और ऐसा भी नहीं कि लेकिन आप अकेले ही जाते हो, मैं पिलियन जाता हूँ। हाँ देखो मतलब एज अ पिलियन 200 किलो की गाड़ी के ऊपर क्या 200 किलो का वजन सहने के कैपेबल नहीं है क्या बाइक? नहीं सवाल देखो बनता है। लोग स्प्लेंडर में 3-3 लोग बैठ के निकलते हैं। देखो चलने को तो स्प्लेंडर में लोग 4 भी चल जाते हैं, बात उस चीज की नहीं है। एक कंपनी कहती है कि इसमें ओवरऑल 300 से 350 किलो अराउंड 350 केजी आप एक बार में ड्राइव कर टोटल वेट होना चाहिए, जो कि 194 किलो कंपनी रॉयल एनफील्ड मीटर का वेट होता है। 10-1 किलो की एक्सेसरीज हो जाती है, तो 2 पर्सन अगर बैठेंगे तो उनका वजन 150 किलो ऑलमोस्ट हो ही जाता है। उसके ऊपर कंपनी कहती है कि फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर आपको देखना है। तो बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी है एज ए पिलियन। आपके पीछे जब कोई बैठता है तो चीजें आप कह रहे हैं कि कई बार सस्पेंशन अच्छा बिहेव करते हैं और जब आप अकेले होते हैं तो सस्पेंशन वैसा बिहेव नहीं करते हैं। आई गेस कि आपके साथ सारी चीजें होनी थी तो हो रही हैं, वरना मैंने तो बाकी किसी मीटर में किसी जो जब सर्विस कराने जाते हैं तो कभी किसी ने इतनी कंप्लेंट नहीं करी जितनी कंप्लेंट आपकी रही है। मेरी मम्मी कहती है तूने काला रंग ले लिया, तेरे को फला ही नहीं। हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। हो सकता है, बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को भी मान लेना हाँ, वो चाहिए। कहती हैं कि तूने काला रंग ले लिया ना, तब से शुरू से लेकर अब तक तेरे को दुख दे रहा है। तो मतलब ये बड़ा सैड मोमेंट है कि भाई मैं ना इसको सेल करने का प्लान कर रहा हूँ और कुछ बेहतर ऑप्शन जो मैंने अपने सेलेक्ट कर रखे हैं, इतनी समझ लेने के बाद में, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद में, तो शायद वो आगे का जो डिसीजन है वो मेरे लिए सही हो। 2 बार मेरी चेन सेट चेंज हो चुकी है, दो ही बार चेंज हुई है। तीसरी बार मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा चेन सेट को, नहीं तो 8-9 हज़ार में ये भी चली जाती जी। टायर मेरे दोनों चेंज हो चुके हैं, आगे वाला भी पीछे वाला भी। 25,000 किलोमीटर मैंने दोनों चेंज करा दिए। पीछे वाले में कम से कम मेरे 10 बार से ऊपर पंचर लग चुका था, जो आपके में शायद 1-2 बार लगा था। 2 बार पंचर हुआ। और आगे वाले मेरे 2-3 पंचर लग चुके थे और वो ख़त्म भी हो गया था। पीछे वाला टायर मैंने लगवाया, एक बड़ी गलती करी थी मैंने, जो आप लोग करने से बच सकते हो। सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख के गलती हुई थी कि मैंने उसमें टायर लगवा लिया प्योर ऑफ रोड वाला, मिटियोर मोर ग्रिप ऑफ रोड टायर आता है MRF का, वो मैंने लगवा लिया। मैं आपको फोटो वीडियो थोड़ी डाल दूंगा, देख लेना। उससे हुआ क्या, पिकअप लॉस हुआ, गाड़ी पे जोर पड़ रहा था, बिल्कुल बबलिंग आनी, मतलब गाड़ी में वो स्मूथनेस थी ना पहली, वो स्मूथनेस खत्म हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम आने लगी। देखिए इससे चेन सेट भी खराब होता है, सस्पेंशन भी खराब होता है। हाँ अगर जो कंपनी का रिकमेंड साइज है, हाँ, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साइज सेम था, साइज सेम था, बट पैटर्न अलग था, बस पैटर्न अलग था। ब्लॉक पैटर्न टायर। कंपनी अपनी तरफ से जो भी आपको आर्टिकल दे रही है, जो भी टायर दे रही है, जो भी चीज दे रही है, वो अपनी तरफ से परफेक्ट दे रही है, R&D करके दे रही है। उसके साथ छेड़छाड़ करना मुझे नहीं समझ में आता कि सही है। इवन मैं तो किसी हॉर्न को भी लगाने के लिए मना करता हूँ कि आउटसाइड हॉर्न भी नहीं लगाना चाहिए। कंपनी अपनी तरफ से जो दे रही है वैसे ही चलाया जाए, और इंडियन थोड़ा सा हमें भी रूरल रेगुलेशन को फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी सारी जो परेशानी आपके साथ हुई है वो बाकियों को भी आएगी अगर हम कानून को फॉलो करेंगे। सही कहा। और क्या नाम है, उसके साथ भी मैंने मॉडिफिकेशन में लेमिनेशन सेम टाइम करवाई थी। गलती करी थी, वही समगार्ड दूसरा लगवाया था बाहर से, तो आज तक वो नीचे टकराता है और स्टैंड लगाने में ना फंसता है, वो स्टैंड पूरी तरह से खुलता नहीं है। तो वो 2,500 रुपये खर्च करे थे दोबारा लगवाने का, फिर हिम्मत नहीं हुई कि भाई 3,000 दोबारा लगाए। चल रहा था काम, नीचे की चीज़ थी, मैंने चलने दो, चेंज नहीं करवाया। लेग गार्ड मैंने दूसरा लगवाया हुआ है, वो देखो आप इसमें कि ये मैंने करोल बाग से लगवाया हुआ है, ये लगभग 800-900 रुपये का पड़ा था। जो इसका सम गार्ड है वो भी करोल बाग से लगवाया था 800-900 का। मैंने एक्स्ट्रा, जब मुझे लाइट की नीड पड़ी इसमें, बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ों में जाना शुरू हुआ, पता लगा भाई वहाँ तो ना स्ट्रीट लाइट होता ना कोई उजाला, बिल्कुल ठीक बात है। अंधेरा होता है एकदम। फॉग लाइट लगवाई मैंने 4,500 रुपये की, HJG की लाइट थी, अब लोकल थी ओरिजिनल थी पता नहीं, लेकिन काम अच्छा कर रही 2 सालों से। वाइट वाली ख़राब हो गई, इसकी येलो वाली जलती है। और माइलेज जो मेरे को मिलता आया है वो बिल्कुल डिफरेंट कहानी होने वाली है। माइलेज मेरे को अब तक है ना 28-29 से ऊपर इसमें मिला ही नहीं माइलेज मेरे को। जब हम पहली बार राइड पे गए थे, जब हमारी गाड़ी 2,000 किलोमीटर चल चुकी थी, अगर आपको याद हो, हम हरिद्वार गए थे, मैक्सिमम 30 कह सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। तब और आपकी गाड़ी का एवरेज तो मेरी गाड़ी का एवरेज सेम था। नहीं, अब नहीं सेम है, अब सेम नहीं है। हाँ।
शायद यही फर्क है कि गाड़ी का इंजन का काम हुआ तो उस वजह से अब वो ना हो। हाँ, या तो राइडिंग हैबिट का लो। तो ओवरऑल बस यही रहा है मेरा तो कि 36,000 किलोमीटर चला दिया है। 50% है सेटिस्फाइड, 50% अनसेटिस्फाइड। कुछ कह लो हमारी कमियां हैं, जो ज़्यादा उम्मीद सोच के ले लिया, जो बाइक का बिल्कुल। कैरेक्टर है। क्रूज़र बाइक है, क्रूज़र बाइक के हिसाब से सस्पेंशन में 90 mm ट्रैवल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो मेरी सीख मिली है कि यदि भारत में ट्रैवल करना है तो सॉकर जो हो ना, एटलीस्ट वो 150 mm का ट्रैवल होना चाहिए उसमें। और मार्ग तो बहुत खराब है ये रास्ता भाई। रास्ता का नाम ही क्यों दिया है रास्तों का। जब ही मैं कहता हूँ भाई कि एटलीस्ट जो आपकी बाइक है ना उसका सस्पेंशन ट्रैवल 150 में होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब ऐसे ख़राब रास्ते आते हैं ना तो ये पूरी स्प्रिंग ना दब लेती है भट भट आपस में, ठीक है। जब ये आरी वाली जिसमें 90 mm का ट्रैवल है, मेटियोर या सुपर मेटियोर जिनमें, तो वो स्टिफ रखते हैं सस्पेंशन कि आसानी से दबे ना, वो ज़्यादा दबेंगे मतलब आपस में टकराएंगे तो चेचिस पे असर पड़ेगा। चेचिस में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जो राइडर या पिलियन है तो उसके भी वो जर्क पूरा लगेगा। पूरा नहीं तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से रास्ते हैं, कभी भी कोई भी सिनेरियो आ सकता है। एटलीस्ट यदि कंफर्ट चाहिए, बाइक में घूमना है, बाइक में घूमना एक वैसे ही पेन है जो लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं ना। जब वो ज़्यादा घूमेंगे ना तो उन्हें पता लगेगा कि भाई इतना मज़ा नहीं है, सजा भी है ये। आपको उस टाइम घूमोगे अच्छा लगेगा, जब उससे ज़्यादा आप उसे अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने लगोगे ना, यदि आप सोचो कि मैं इससे वीडियो बना के कुछ अर्निंग करूँ, तो आपको पेन महसूस होने लगेगा। जब तक वो प्रोफेशन में नहीं, पैसों से नहीं देख रहे, फ्री है जब तक और कोई प्रेशर नहीं है, तब तक तो आपको मज़ा दिला सकता है। गलत तो नहीं करा मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इट्स ऑल अबाउट कि आपने जैसे बोला कि बाइक एक पैशन है। अगर आप बाइक में कंफर्टेबल हैं तभी आप उसको लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं मत लीजिए। लोग सोचते हैं ले लद्दाख जाएंगे, वो आपकी प्लेटिना भी जा सकती है, आपकी स्कूटी भी जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट आप में करेज कितना है, आपको कितना मन है वहाँ जाने का। हाँ, आपके अंदर मोटिवेशन, हिम्मत कितनी है जाने की। बहुत सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं कि रॉयल एनफील्ड जाएगी, कोई भी टू व्हीलर वहाँ पे जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जाना चाहते हो, आप में वो करेज है। हाँ, एक अलग चीज है, रॉयल एनफील्ड या कोई भी अदर मोटरसाइकिल है, वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये दे देती है कि जो लेस एफर्ट। हाँ, आपके थोड़े से एफर्ट्स कम हो जाते हैं वाइल्ड राइडिंग, लेकिन समय तो उतना ही लगेगा। हाँ, तो वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी। नहीं, मैं इतना सीखा हूँ, जो मैं ये सीखा कि यदि हम जो मेरी बाइक होगी या तो स्क्रैम्बलर कैटेगरी की होगी, स्क्रैम जिसमें कम से कम 150 mm का सस्पेंशन हो। हिमालयन लेने का विचार था, हिमालयन ऑलमोस्ट मैंने बुक भी करा दी थी, बट मैंने पोस्टपोन इसलिए करा क्योंकि फ्यूचर देखते हुए बहुत सारी बाइक्स आ रही थी जो हिमालय के कंपटीशन में आ रही थी। बिल्कुल। BMW की है आपकी, एक CMF मोटो की है, एक आपकी अप्रेलिया की है, बहुत सारी कंपनी आ रही। तो एक बार कंपटीशन आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं अपने पास। बिल्कुल, जब तक आपका जो मीटियोर है वो जब तक आपका काम चला रहा है। हाँ, चला ही रहा है। बिल्कुल। और फिलहाल यही है दोस्तों, यदि आप लेना चाहते हैं मेटियोर को तो ले सकते हैं। बस अपने चेकलिस्ट आप देख लेना। क्रूज़र बाइक है, सॉकर सिर्फ 90 mm ट्रैवल है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको फील। देखो, ये यूरोप नहीं है, हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया की रोड कंडीशन आपको पता है। मेरे हिसाब से थोड़ा ना ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल वाली बाइक कामयाब है टूरिंग के पर्पज़ से। यदि आप अपना ऑफिस जाना है, थोड़ा बहुत घूमना है, 10% आप हल्का फुल्का सा टूरिंग करते हो, तो फिर तो आप कोई भी ले लो, सब में सेटिस्फाइड हो लो, तो उसमें कोई स्पेसिफिक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अपनी कहानी ये थी कि हमने थोड़ी सी टूरिंग ज़्यादा करी और पिलियन के साथ करी है। और ऑफ रोड ये बाइक ना 20% भी नहीं है, मतलब 20% भी आप इससे ऑफ रोड करोगे पिलियन के साथ में, रोड खत्म है और मानो 20, 30, 40 की स्पीड में हो, तो सस्पेंशन बोल जाएंगे इसके। तो उसके लिए अकेले हो तो थोड़ा बहुत चांस है कि बचे रहे सस्पेंशन। लेकिन इस बाइक की एक बड़ी खास बात यह है कि मैं मतलब लोग सोच रहे होंगे शायद, मैंने तो अब तक किसी वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई अपनी मॉम को लेके जाए। मैं अपनी मम्मी को लेके बताओ प्रयागराज चला गया, इलाहाबाद, वाराणसी चला गया, अपने होम टाउन चला गया, 600 किलोमीटर है, बिल्कुल। बद्रीनाथ चला गया, इतने लंबे लंबे डिस्टेंस कवर किए और मेरी मम्मी को कुछ खास प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि मैंने सीट भी थोड़ी अच्छी मोटी करवा दी थी, मॉडिफाई करवा दी थी, और सैडल बैग लगा के चलता था मैं। और थोड़ी राइडिंग जो है वो थोड़ा सा जिम्मेवार हो जाता है इंसान की, कोई पीछे बैठा है ध्यान रखना है, बिल्कुल। गड्ढों वड्ढों में थोड़ा बचा लेता था।
तो उन्होंने आराम से किया। 2 घंटे में मैं रेस्ट जरूर लेता था, मेरे हिसाब 2 घंटे में लेना चाहिए। देखिए, जो आपने रेस्ट की बात करी, एक बात समझ लीजिए, इधर 200 किलोमीटर और आपका 3 घंटे, या तो 3 घंटे बाद ब्रेक लीजिए या तो 200 किलोमीटर होने के बाद ब्रेक लीजिए, लेकिन इन 3 घंटे 200 किलोमीटर का ब्रेक जरूर लीजिए, आधे घंटे का कम से कम। हाँ, नहीं तो दिमाग भी ना सुन्न सा पड़ने लगता है, क्या कहते हैं वो, हिप्नोसिस होने लगता है, रोड हिप्नोसिस। आदमी थक जाता है और दूसरा बॉडी को भी थोड़ा सा एक ठहराव चाहिए होता है रुकने के लिए। बिल्कुल। तो फिलहाल कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो रहा, तो आपकी कोई राय है कमेंट में तो मुझे बताएं, जो भी है। यहाँ पे दोनों रिव्यू दिया, एक बहुत पॉजिटिव रिव्यू है, एक थोड़ा नेगेटिव रिव्यू है। तो वो नेगेटिव को एक्चुअल में ना नेगेटिव भी ले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो कैरेक्टर से ज़्यादा आप उम्मीद करोगे तो डिसअपॉइंट होगे। हाँ ठीक है, 2.5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में आज शायद इससे बेहतर बाइक मिल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैंने ली थी तो फिलहाल उस टाइम में इतना कुछ खास ऑप्शन नज़र नहीं आया था, तो मुझे यही बेहतर लगी थी। लेकिन फिर भी इंजन के मामले में ये कहूँगा कि जब से मैं, पुनीत जी बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे अब भी सोचता हूँ ना, मुझे बड़ा खुशी होती है कि पिछले 2 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, खासकर जब मैं किसी पिलियन के साथ हूँ, जिम्मेवारी डबल हो जाती है। मॉम के साथ हूँ, शीतल के साथ हूँ, कभी इस बाइक ने धोखा नहीं दिया भाई साहब। देखिए, कभी नहीं धोखा दिया बाई गॉड, मतलब कहीं पे भी किसी भी सिनेरियो। अब मैं ना जब चल रहा था तो मैं दिखाऊंगा एक क्लिप, ऐसी खड़ी चढ़ाई है बद्रीनाथ की, और ऐसे खड़ी चढ़ाई में आगे ट्रैफिक रुक गया और मैं सरक रहा हूँ, पीछे गाड़ी सरक रही है, तो मैंने फर्स्ट गियर में डाल के बंद कर दिया और वो चलना शुरू हुई। मैंने इंजन स्टार्ट किया, सडन थ्रॉटल दिया, बढ़ गई बाइक, एकदम आ गई। क्या मतलब प्राउड फील होता है। जाम लगा हुआ है, जाम। रात को तो बताओ ऐसे और रास्ता मिलने वाला था हमें, है? हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये हाल था जो रात में मना कर दिया था। सही किया था भाई। चढ़ती चढ़ाई में, खड़ी चढ़ाई में एकाएक चढ़ते समय मानो आपकी बाइक रुक जाए और उस समय उठ जाए ना, बहुत बड़ी बात है भाई। वो भी एक बाइक का वेट, ऊपर से 2 बंदे ऊपर, हैवी। सैल्यूट है भाई ऐसे इंजन को। किस तरफ जाना है हमें? ये क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये देखो, नदी है, नदी। वो बहुत, आज भी सोचता हूँ ना, मुझे सुकून सा फील होता है। इस बाइक ने मुझे कहीं धोखा नहीं, मतलब इंजन कभी बंद नहीं हुआ, कुछ भी टूटे, कुछ भी खराब हो, जो भी। अब देखो टूटे सौकर में यहाँ से वहाँ हरिद्वार 2 घंटे का डिस्टेंस आ गया, नहीं पता लगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि या तो भगवान की दया है, मम्मी पीछे बैठी रहती है तो भगवान का नाम लेती रहती है। एक बाइक का भी कह लो यार कि इंजन नहीं बंद हुआ, या कोई मैं कहीं फंसा नहीं, या कुछ वेरेंटी ऐसा नहीं लगा कि मैं खड़ा हूँ रोड में किसी से हेल्प मांग रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बाइक वॉश करूँ ना करूँ, लेकिन सर्विस पूरी कराता हूँ। लेकिन आरई के लिए ज़रूर है कि भाई कुछ हो ना हो, लेकिन इंजन में काम पूरा रहता है इनका। इंजन भले ही खुल गया, लेकिन आज तक मुझे ये फील नहीं आया कि उसमें कुछ खुला है, उसमें कुछ कमी आई है। पिकअप वैसा ही मुझे फील होता है,
वही 80-90 की स्पीड बिल्कुल फील होती है देखिए, बराबर की। कंपनी से सर्विस कराने का फायदा ही यही होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है कंपनी वालों की भी, कि किसी चीज को अगर वो सही से रिपेयर करके नहीं देंगे तो दोबारा कस्टमर आएगा, उनकी रेपुटेशन खराब होगी। हाँ, तो तभी मैं कहता हूँ कि अपनी गाड़ी कंपनी के द्वारा ही सर्विस कराए और जितना हो सके कंपनी से ही ठीक कराए। और कभी ये नहीं डर लगा रोड में कि मानो कुछ हो जाता है तो सर्विस अवेलेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तुरंत मतलब कहीं ना कहीं मिल जाता है इन आरी का। चीजों में रॉयल एनफील्ड ने अपना चेन बहुत मजबूत कर रखा है। हाँ जहाँ कोई और मोटरसाइकिल के कोई सर्विस सेंटर और शोरूम नहीं है, वहाँ पे रॉयल एनफील्ड की सर्विस इजीली अवेलेबल। और ये सबसे बड़ी बात ना, आप भी गए हो पहाड़ों में तो ये देखा होगा कितनी मर्जी दुनिया में बाइक आ जाए, कितनी मर्जी बाइक देख लो, लेकिन जब आप निकलना शुरू करते हो ना जब पहाड़ों में, तो आपको सिर्फ क्या दिखता है 350 सेगमेंट की बुलेट 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 इससे- क्लासिक बुलेट। इससे ट्रस्ट जो रॉयल एनफील्ड वालों ने कमाया है, दे दनादन लाइन से दिखती है खूब बाइकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ट्रस्ट है जो आरी ने कमाया है। बहुत सिंपल सी बात है, तभी मैं कह रहा हूँ आरी सब जेन्युइन प्रोडक्ट। अगर आपका मन है, जो आपके करेक्टर को जो आपका बाइक राइडिंग स्टाइल है उसको सूट करता है आरी, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आरी। बिल्कुल, इस मामले में तो दो थम्स अप है बिल्कुल। कि कंपनी के इंजन और रिलायबिलिटी और सर्विस को। बिल्कुल। अब जो छोटी मोटी चीज़ें तो देखो हर एक बाइक में होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इसे क्लोज करते हैं, और बहुत अच्छा लगा पुनीत जी आज आपके Thank you. साथ बात करके, बहुत अच्छा Thank you very समय much. दिया, और मेरे हिसाब से बहुत वैल्यूबल बातचीत है ये, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, जिसमें एक मैच्योर राइडर का आपके पास फीडबैक गया जो एक्चुअल में सेटिस्फाइड है अपने बाइक से। और मैं अपने आप को इतना मैच्योर नहीं कहूँगा, देखो ये चला रहे हैं 20 सालों से बाइक, मैं चला रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से बाइक, बताया ना। बिल्कुल। लेकिन एक राइडर टू राइडर वेरी करता है, जिसने मानो 3-4 लाख किलोमीटर चला दिया हो, और एक जो सिर्फ 50,000 किलोमीटर एक्सपीरियंस है, तो वो फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो मेरी राइडिंग स्टाइल कह लो थोड़ी सी हल्की सी बैड है अपने बाइक को ना देखते हुए, और इन्होंने उस चीज़ का जैसी जो ली है उस चीज़ को वैसा पूरा ध्यान रखते हैं। और मैं पिलियन को भी साथ में लेके जाता हूँ, जो मेरी मम्मी का वजन भी लगभग 80-85 किलो है, मेरा भी लगभग 80 किलो है, और उसके बाद फिर सामान भी होता है, तो कई बार गड्ढों में निकल जाती हैं बाइक, तो देखो नुकसान तो हो गई, चाहे आपकी कार हो चाहे बाइक हो। तो उस हिसाब से या तो फिर आप कैरेक्टर चूज़ करो कि कोई स्क्रैम्बलर या ऑफ रोड बाइक लो, यदि आपको ऐसे चलना है तो बाकी ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो गए। यदि आप 20% टूरिंग करना चाहते हो मीटियोर से या क्लासिक से, निराश नहीं हो गए आप, ओवरऑल ठीक है, 10 में से 6 नंबर तो दिए जा सकते हैं। और यदि एक आध पॉइंट ज़्यादा जोड़े जाएँ इंजन को लेके, तो एक और जोड़े जा सकते हैं। इंजन बहुत बढ़िया है, खुलने के बाद मैं बोल रहा हूँ, एक राइडर जिसकी बाइक खुल चुकी है उसके बाद ही बोल रहा है इंजन बहुत बढ़िया है, इंजन में कोई शिकायत आपको नहीं आएगी यदि आप अपने बाइक का पूरा ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। Okay, thank चलिए you. चलते हैं घर। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी तो बताएं। थैंक यू।